CH51 मीटिंग डिले। लक्ष्य की बातों को सुनकर दर्श को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट भी जरूरी था और उसका कंपनी भी, अगर कंपनी रहा तो और भी प्रोजेक्ट उसे मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी ही नहीं रहा तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। दर्श मेहता सिंह की ओर देखकर गुस्से में बोला, ओबरॉय कॉर्पोरेशन के पास इतना बढ़िया हैकर्स कहां से आ गया जिसने हमारे कंपनी को हमें पता लगे बिना ही हैक कर लिया। मैनेजर मेहता सिंह बोला, पता नहीं सर, लेकिन मुझे जितना पता है कॉर्पोरेशन के पास एक भी हमारे हैकर्स के बराबर काबिल कोई भी हैकर्स मौजूद नहीं है। मुझे लगता है उन लोगों ने इस काम को किसी और आदमी से करवाया है ताकि वो हमसे बदला ले सके। लक्ष्य अपने सामने पड़े फाइलों को इधर उधर बिखेर दिया और गुस्से में वहां पर मौजूद सभी एम्प्लॉइज की ओर देखने लगा। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे उसे हैकर की पूरी डिटेल चाहिए जिसमें हमारे कंपनी को हैक करने की हिम्मत की। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद उसने बड़े ही आसानी से हमारे कंपनी को हैक कर लिया। इसका मतलब वह कोई मामूली हैकर नहीं है। अगर वह हमारे कंपनी के साथ है जुड़ जाए तो हमारा कंपनी और भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें लक्ष्य ओबरॉय से अपनी कंपनी का 95% डाटा वापस लेना होगा। मेहता सिंह बोला, जी सर। कुछ ही देर में अलग से के लैपटॉप में उनका बनाया हुआ डिजाइन वापस आ गए, जिसे देखकर लक्ष्य के चेहरे पर एक बड़ी सी जंग जीती हुई मुस्कान आ गई। बड़ी ही यह जंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका राघव ने निभाया था, लेकिन वो भी उसका ही कंपनी का एम्प्लॉय था। अगर वो कुछ करता है तो उसका क्रेडिट भी लक्ष्य के ऊपर ही जाता है। सब कुछ चेक करने के बाद राघव ने भी उनका 95% डाटा वापस उनके कंपनी में रिकवर कर दिया। इसके बाद विठल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज वापस से चलना शुरू हो गया, लेकिन कुछ मिनट में ही उन्हें करोड़ों का नुकसान हो चुका था। यहाँ तक कि कई सारे डील्स उनके हाथों से चले गए थे, जिस वजह से दर्श पागल होने लगा। खास करके उसने एक प्रोजेक्ट के लिए काफी दिनों से मेहनत किया था, लेकिन इस बेवकूफी ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। राघव लक्ष्य की ओर देखकर बोला, बॉस हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, अब हमें बस मीटिंग का इंतजार करना होगा, जिसके बाद हमारी कंपनी फेमस गेमिंग कंपनी के साथ जुड़ जाएंगी। राघव की बातों को सुनकर लक्ष्य को अब थोड़ी सी राहत मिली, वरना इन कुछ घंटे में उसके साथ क्या क्या हो गया था उसे भी नहीं पता चला था। इसलिए जब राघव ने उसे प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बारे में बताया तो ही उसे एक राहत भरी चैन की सांस लेने को मिली। लक्ष्य अपनी घड़ी की ओर देखकर बोला, अभी भी 2.5 घंटे हैं हमारे पास, आप लोग अपने घर जाकर तैयार होकर मीटिंग वेन्यू में पहुंचाए, मैं आप लोगों को वहीं पर मिलता हूं। ये कहने के बाद लक्ष्य वहां से चला गया। बाकी के सभी राघव के पास आकर उसे चारों तरफ से घर कर खड़े हो गए। श्वेता बोली, राघवेंद्र यू आर ग्रेट, तुमने एक बार में ही पैसा पलट कर रख दिया और विठल ग्रुप के बॉस तक मुंह की खानी पड़ी। निशांत बोला, भाई तुम्हें हैकिंग करना भी आता है। राघव अपनी गर्दन हमें हिलाकर जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं थोड़ी सी सीखी थी, लेकिन ये अचानक इस मोड़ पर काम आ जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, हर चीज को थोड़ी थोड़ी सीख लेनी चाहिए, क्या पता कब कौन सा चीज के समय पर काम आ जाए। शिवम बोला, वो सब तो ठीक था राघव, लेकिन तुमने इतनी बड़ी कंपनी को हैक कर लिया, ये कोई आम बात तो नहीं हो सकती है। अभी तक तो चारों तरफ इस बारे में खबर फैल चुकी होगी कि एक अनजान शख्स द्वारा विठल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज को हैक कर लिया गया था, जिसका पता उनके कंपनी के एम्प्लॉय भी कर ना सके। ठीक है, अब इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अपने अपने घर जाओ और फ्रेश होकर मीटिंग वेन्यू में पहुंचा। अभी हमारे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है, हम वहीं पर मिलकर इस बारे में बातें करेंगे। श्वेता सबों की ओर देखकर बोली, फिर वो भी खुद वहां से अपने घर की ओर निकल गई। धीरे धीरे करके सभी अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन सेमेस्टर होटल के रूम नंबर 115 में अगस्त्य मिस्टर सचदेव के बाहों में लेटी हुई थी और उसके चेहरे और छाती पर अपना उंगलियां फेर रही थी। मिस्टर सचदेव अगस्त्य की ओर देखकर बोला, वो कल की आई हुई लड़की नायरा अपने आप को बहुत ही ज्यादा काबिल एक्ट्रेस समझती है ना, उसकी लाइफ तो मैं चुटकियों में खराब करके रख दूंगा। उसने मुझे प्रभात सचदेव को मना करने की हिम्मत की। अब वो और ज्यादा दिनों तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगी। अगस्त्य मिस्टर सचदेव के होठों पर अपनी उंगलियां फिरते हुए बोली, डार्लिंग तुम इस वक्त उसे नेचुरली को याद क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, तुम्हारे पास उसे याद करने की क्या जरूरत है। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ, एक बार तुम सिर्फ मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए तो मेरा पूरा शरीर ही हाजिर है। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी, बस मुझे आने वाले फिल्म में मेन लीड का रोल चाहिए, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। अगस्त्य की बातों को सुनकर मिस्टर सचदेव, जो कि इस वक्त हल्के नशे में दिख रहे थे, उसने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया और दोनों उसे बिस्तर में कब एक दूसरे के ऊपर सांप की तरह लिपट गए, उन दोनों को ही नहीं पता चला। कुछ देर बाद सनशाइन 7 स्टार होटल के अंदर सभी सनशाइन 7 स्टार होटल में पहुंच चुके थे। आदित्य और निशांत पहले भी इस होटल में आए हुए थे, जिस वजह से उन्हें नया कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो पहली बार यहाँ पर आए हुए थे जैसे कि शिवम और प्रमिला, उनकी हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। प्रमिला हर चीज को गौर से देखे जा रहे थे, मानो उससे बड़ा कलाकार इस दुनिया में हो ही नहीं जो किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में कुछ बता ना सके। प्रमिला बोली, वाह यार, ये बाहर से जितना सुंदर है अंदर से उतना ही लग्जरियस, मैं तो बस इसके बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सनशाइन सेमेस्टर होटल के अंदर मौजूद हूँ। कई बार बड़े बड़े फिल्मी एक्टरों ने अपनी ब्रांड की प्रमोशन इसी होटल से किया था, जिस वजह से इस होटल का नाम और भी लोगों के कानों तक पहुंचाना शुरू हो गए और अब सनशाइन 7 स्टार होटल दुनिया में सबसे प्रसिद्ध होटल में से एक है, सबसे ज्यादा गेमिंग के लिए। तभी एक लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मे आई हेल्प यू सर। एक लड़की को अपने सामने देखकर, जो कि फ्रंट बेंच अटेंडर लग रही थी, उसे अपने सामने खड़ा देखकर उन सभी ने उसे ग्रेट किया। लड़की बोली, सर क्या मैं आप लोगों से जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ किस काम से आए हुए हैं।
श्वेता मुस्कुराते हुए उस अटेंडेंट का जवाब देते हुए बोली, एक्चुअली मैडम आज हमारी एक खास मीटिंग इस होटल में होने वाली है, लेकिन अभी हमारे बस यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम यही खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। श्वेता की बातों को सुनकर उसे लड़की ने बड़े ही पोलाइट होकर जवाब देते हुए कहा, ओके मैम, बट क्या आप लोग वेटिंग एरिया में जाकर अपने बॉस का इंतजार कर सकते हैं? दरअसल आज हमारे होटल पर कई सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी कारणवश उन्हें हमारी होटल में कुछ अटपटा सा दिखे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उस लड़की की बातों को सुनकर श्वेता उसे कुछ सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे लड़की ने जिस तरीके के लहजे में कहा था उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की उनके कपड़ों को देखकर उनका मजाक उड़ा रही हो। लेकिन वो लोग इस वक्त उनके ही होटल पर मौजूद थे, जिस वजह से उनमें से किसी ने भी उसे लड़की का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बैग पड़े वेटिंग एरिया की ओर जाने लगे। श्वेता रिमिका को कॉल लगाते हुए बोली, हम सभी होटल पहुंच चुके हैं, आप लोग कहाँ हैं? रिमिका अपनी वॉच की ओर देखते हुए बोली, सॉरी पर मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, मीटिंग 1 घंटे डिले हो गया है, शायद आज वहां पर किसी की रेस होने वाली है, इसी वजह से हमारी मीटिंग जिसके साथ होने वाली थी उसने 1 घंटे पीछे ले लिया। प्रेमिका की बातों को सुनकर श्वेता ने हाँ में जवाब दिया और कॉल कर दिया। शिवम बोला, मैडम बॉस कहाँ पर पहुंची? श्वेता एक गहरी सांस लेकर बोली, मीटिंग 1 घंटा बाद होने वाला है, रिमिका बता रही थी कि आज किसी का रस होने वाला है यहाँ पर, जिस वजह से सभी लोग उसी ओर जा रहे हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे पर चमक आ गई। प्रमिला बोली, क्या कहा रेस? तो फिर मैं भी जाना चाहूंगी, मुझे भी देखना है, काफी वक्त हो गए हैं मैंने रेसिंग कंपटीशन नहीं देखा है। शिवम बोला, हम जा सकते हैं, वैसे भी मीटिंग 1 घंटे बाद होने वाली है, तब तक के लिए हम वापस आ जाएंगे और मीटिंग करके अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। निशांत बोला, अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर टिकट खत्म हो गया तो हम कैसे रेस देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई हमें खाली हाथ अंदर जाने नहीं देगा। श्वेता बोली, तुमसे उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी बस से इस बारे में बात करती हूँ। ये बोलकर श्वेता ने लक्ष्य को कॉल करके पूरी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद लक्ष्य ने भी मंजूरी दे दी और होटल रिसेप्शनिस्ट को फोन करके उनके लिए 5 टिकट अरेंज करवा लिया। इसके बाद पांचों बाइक रेसिंग देखने के लिए एरिना में इंटर कर गए। बाइक रेसिंग शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त था, जिस वजह से सभी अपनी जगह लेकर बैठ गए। तभी निशांत की नजरें कुछ जाने पहचाने लोगों के ऊपर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसने राघव के कंधे को टैप करते हुए बोला, भाई सामने देख, ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ तुमने बाइक रेसिंग किया था, और फिर हम कल भी मिले थे और आज भी। निशांत की घबराते हुए लहजे को देखकर राघव उस ओर देखने लगा, जहां पर सौरभ अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर शायद रेसिंग के सिलसिले में कुछ बातें कर रहे थे और उनके हर एक पोजीशन पर ध्यान गड़े हुए। राघव ने एक नजर उनकी ओर देखा, फिर निशांत की ओर देखकर बोला, अरे भाई वो पुरानी बात थी, अब उसे छोड़ो और सामने ट्रैक की ओर देखो, गेम बस शुरू ही होने वाला है। निशांत सौरभ की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर चोट लगने की निशान साफ साफ दिख रही थी। उसने कहा, भाई अगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना जो मैं सोच रहा हूं, तो घर जाते वक्त गणपति के सामने 10 नारियल फोड़कर जाऊंगा। ये बोलकर उसने नमन किया और ऐसा जगह ढूंढने लगा जिससे सौरभ और उसके दोस्त उसे देख ना सके। राघव की नजरें तो बस ट्रैक के ऊपर ही थी, जहां पर इस वक्त 2 बाइक रेसर्स अपने अपने बाइक के ऊपर बैठकर एक्सीलेटर पर जोर दे रहे थे। राघव बस उन दोनों को देखकर एनालाइज कर रहा था कि उनका स्टेंट कैसा है और क्या वह उसके लायक भी है या नहीं। अब आगे क्या होने वाले इस कहानी में? क्या अगस्त्या अपनी पहचान बनाने के लिए अपने शरीर को भी बेचने से पीछे नहीं हटेगी? आखिर ऐसा क्या चल रहा था राघव के दिमाग में, जिस वजह से वो ट्रैक किया देखे जा रहा था? जाने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH52 फोन नंबर। राघव को एक तक दोनों बाइकर्स को देखता पाकर शिवम उसके कंधे में हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, तुम्हें भी बाइक रेसिंग करनी है क्या, जो ऐसे उन दोनों को घूर कर देख रहे हो? शिवम की आवाज को सुनकर सभी की नजरें राघव की ओर चली गई, जो एक तक रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े दोनों बाइक रेसर्स की ओर देखे जा रहा था। शिवम की बातों को सुनकर प्रमिला बोली, पागल हो गए हो क्या? ये रोड में रेस नहीं हो रही है, ये रेसिंग ट्रैक, एक गलती रेसेस की जान ले सकती है, उन्हें हर वक्त अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, अचानक मोड़ जाने से उनकी बैलेंस बिगड़ सकती है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। श्वेता बोली, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सभी प्रोफेशनल रेसेस है, इनके लिए इस रेसिंग ट्रैक में रेस करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आम आदमी इस पर अपनी बाइक दौड़ाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर उसने रेसिंग ट्रैक की ओर इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो रेसिंग ट्रैक में कितने सारे कव हैं, अगर गलती से भी किसी का बैलेंस बिगड़ना तो वो अपनी हाथ पांव तुड़वा सकता है। मैंने सुना है इस रेसिंग ट्रैक पर कई सारे रेसेस की हड्डियां टूटी है, लेकिन कोई अभी तक अस्पताल से रिकवर नहीं हुआ है, और जो रिकवर हुए हैं वो दोबारा शायद ही बाइक चला पाते होंगे। उन तीनों की बातों को सुनकर निशांत को हंसी आ रही थी। उन्हें क्या पता कि राघवेंद्र पहले भी इस रेसिंग ट्रैक पर बाइक चल चुका है और जीत भी गया है, उसका नतीजा उसकी बाइक सबके सामने है। लेकिन वो अभी उनसे कुछ नहीं कहना चाहता था, बस रेस का मजा लेना चाहता था। राघव ने उन तीनों की बातों को सुनकर बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो भी जानता था अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाए तो वो अपना सिर शर्म से नीचे झुका लेंगे, लेकिन एक पल के लिए उन्हें भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। यही सोचकर राघव शांत रहा और रेसिंग ट्रैक की ओर देखने लगा। सौरभ और उसके दोस्त फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब बैठे हुए थे, जिस वजह से उनकी नजरें सिर्फ उन दोनों रेसेस के बीच टिकी हुई थी जो अपनी बाइक लेकर इस रेसिंग ट्रैक पर आज रेस लगाने वाले थे। सुदेश दोनों रेसेस की ओर देखकर बोला, क्या लगता है इन दोनों रेसेस में से कौन जीतेगा?
पवन रेड कलर की बाइक की ओर देखकर इशारा करते हुए बोला, कनाडा का रेसर गुरविंदर सिंह, मैंने इसके बारे में सुना है। इसने हाल ही में अफगानिस्तान के रेसर को हराकर में खिताब हासिल किया है और गुरविंदर सिंह एक बार इंटरनेशनल चैंपियन भी रह चुका है। ये सुनकर सौरभ की नजरें कनाडा का रेसर गुरविंदर सिंह के ऊपर ठहर गया, लेकिन वह तो ब्लू कलर के बाइकर्स के ऊपर उसका ध्यान ज्यादा जा रहा था, जिसको चलने वाला हांगकांग का रेसर डेविड मार्शल था। सोहेल बोला, डेविड मार्शल भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है, उसने आज तक कई सारे बड़े बड़े दिग्गज फ्रेशर्स को हराया है। 2021 में वो इंटरनेशनल चैंपियन बना था, लेकिन एक हादसे में उसका शरीर पैरालाइज होना शुरू हो गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कुछ महीनों की रिकवरी के बाद उसने तुरंत दोबारा से बाइक रेसिंग शुरू कर दी। उन दोनों की काबिलियत को जानने के बाद सौरभ को अब और भी ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी उन दोनों रेसर्स से। वो अब देखना चाहता था कि दोनों रेसर कैसे इस कंपटीशन को जीतते हैं। तभी एक गोली की आवाज के साथ रेसिंग शुरू हो गई। दोनों बाइकर्स ने गली की आवाज को सुनकर अपनी अपनी बाइक्स को दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों बड़े ही प्रोफेशन के साथ अपनी बाइक्स को दौड़ा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों बाइक चला रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि आम रेसर अगर उनके साथ रेस लगा रहा होता तो अब तक काफी पीछे छोड़ चुका होता। लेकिन सौरभ उन दोनों में जो देखना चाहता था वो देख नहीं पा रहा था। राघव की भी नजरें उन दोनों बाइकर्स के ऊपर गाड़ी हुई थी जो इस वक्त रेसिंग ट्रैक में अपनी बाइक को दौड़ा रहे थे। उसने अपने मन में कहा, दोनों की कर्व कटिंग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दोनों के अंदर काफी डर भरा हुआ है। कर्व में लेने से दोनों की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब दोनों के मन में अभी भी डर बैठा हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो शायद ही दोनों कभी अपने आप को रेसर का खिताब दे पाएंगे। सौरभ की नजरें एंडिंग पर गड़ी हुई थी। वो देखना चाहता था कि दोनों रेसर्स कैसे उसे पॉइंट को पार करते हैं। क्या वो राघव की तरह अपनी बाइक्स को ले पाएंगे या फिर वो उसकी तरह बाइक स्लो करके रेसिंग ट्रैक फिनिशर लाइन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सौरभ को नाखुशी मिली। उसे लगा था कि दोनों रेसर फुल स्पीड में कर्व को काटकर फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी गति को धीमा करता देख सौरभ को निराशा महसूस होने लगी। कुछ ही देर में रेस खत्म हो गए और कनाडा का रेसर गुरविंदर सिंह रेस को जीत गया। जैसे ही गुरविंदर सिंह ने फिनिशर लाइन क्रॉस किया, कई लोग खुशी से उछलने कूदने लगे, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर करोड़ों की बाजी लगाई थी, जिसका अब उन्हें 3 गुण मिलने वाला था। वहीं डेविड मार्शल के हारने से कई लोग दुख दिखाई दे रहे थे, क्योंकि डेविड के ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, पर डेविड रेस हार गया और उनके करोड़ों का नुकसान भी हो गया। पवन खुशी से उछलते हुए बोला, भाई देखा, मैंने कहा था ना गुरविंदर सिंह की जीतेगा, और मैं उसी के ऊपर बाजी लगाई थी, अब तो मुझे उसकी 3 गुण मिलने वाली है। ये बोलकर उसने सोहेल के गाल को चूम लिया, जिसे सोहेल चिढ़ते हुए बोला, अबे पागल हो गया है क्या, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो यूं तो मुझे किस कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे ऊपर ही चांस मारना है। अब अगर दोबारा मेरे सामने आया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पवन मुस्कुराते हुए बोला, माफ करना यार, मैं एक्साइटमेंट में तुम्हें किस कर दिया, सॉरी। सोहेल मुस्कुराते हुए बोला, चल ठीक है, लेकिन अगले बार से ध्यान रखना है, अगर तुमने दोबारा मुझे किस किया तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के दूर चला जाऊंगा और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। पवन सोहेल से गले लगाते हुए बोला, भाई मुझे पता है तो कहीं नहीं जाएगा, तो बस यूं ही हाथों की नाटक करता है, मुझे पता है तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तभी सोहेल की नजरें सौरभ के ऊपर गई, जो इस वक्त अपना सर नीचे झुकाए कुछ सोचने में मशगूल था। सोहेल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है। फिर उसकी नजरें अहाना की ओर गई, जो बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, और उसने भी अपनी दोनों पाल के झटकाकर उसे साथ रहने का इशारा किया। कुछ देर तक ऐसे ही शांत अपना सर नीचे झुकाए रखने के बाद सौरभ अपना पीठ चेयर पर टिकाकर बोला, यार मुझे लगा था कि दोनों रेसर्स अपना कमाल दिखाएंगे, लेकिन ये दोनों तो उस भैया सामने पी के निकले। दोनों इंटरनेशनल चैंपियंस रह चुके हैं, लेकिन उस भैया ने तो इसे भी कमाल का रेस दिखाया था। अगर उन्होंने उस भैया का रस देख लिया होता तो वहीं पर शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाते हैं। फिर वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए गहरी सांस लेकर बोला, यार अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस भैया को ढूंढ कर ही रहूंगा। अगर मुझे रेस जीतनी है तो उनसे उनका ट्रिक सीखना ही पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे भी कम्पीट कर पाऊंगा। सौरभ के उदास चेहरे को देखकर सुदेश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू फिक्र मत कर, वो भैया जल्दी हमें मिल जाएंगे। सौरभ वापस अपने सीट पर बैठते हुए बोला, इतना आसान नहीं है यार, याद है कल हम लोग शैलजा रेस्टोरेंट पर गए थे। सुदेश ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, हाँ हम गए थे और तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। सौरभ अफसोस जताते हुए बोला, यही तो गलती कर दी यार, अगर मैं कल ज्यादा नहीं पिया होता तो कल उस भैया से बातें कर पाता। पता है तुम लोगों को, मैं कल उसे भैया से मिला था, वो भी इस शैलजा रेस्टोरेंट में। मैंने उससे बातें भी की, लेकिन वो मेरा ट्रेनर नहीं बनना चाहता। मैं उसे पैसे भी देने के लिए ऑफर किया, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं है। उसने कहा कि वो अब रेसिंग नहीं करता। पवन चौंकते हुए बोला, तुम कल उस भैया से मिले थे और वो भी शैलजा रेस्टोरेंट में, पर कब और किसी वक्त? सौरभ बोला, मैं वॉशरूम गया था, तब भैया भी वॉशरूम में थे। मैं उनसे बातें करने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन नीचे गिर गया और कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाया। इसी से बाद ही मुझे कुछ याद नहीं है। सुदेश बोला, एक बार सोचकर देखो यार, वो अभी बाइक रेसिंग नहीं करते, लेकिन अभी भी उनका रेसिंग स्टाइल कमल का है। अगर वो अभी रेसिंग करेंगे तो कितना कमल दिखेंगे, और उनका फैन फॉलोइंग भी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो यूथ के दिलों में अपना एक खास जगह बना सकते हैं। सौरभ बोला, लेकिन यार वो अभी रेसिंग नहीं करना चाहते, इसलिए हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते।
सौरभ की बातों को सुनकर अहाना को कुछ याद आने लगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर सौरभ की ओर आगे करते हुए बोली, कहीं तुम इस भैया की तो बात नहीं कर रहे हो जिससे तुम वॉशरूम के बाहर टकराए थे। हाना की बातों को सुनकर सबकी नजरें अहाना के मोबाइल पर एक तस्वीर के ऊपर पड़ी, जिसे देखकर चारों ही शॉक रह गए। सौरभ ने फाटक से उसका मोबाइल ले लिया और उस तस्वीर की ओर देखकर इशारा करते हुए बोला, यही है वो, लेकिन तुम्हारे पास इनका फोटो आया कैसे? अहाना बोली, वो जब तुम वापस नहीं आ रहे थे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वॉशरूम के बाहर गई थी, तब मुझे ये भैया मिले जो तुम्हें संभाल रहे थे, लेकिन तुम उसे वक्त बेहोश हो चुके थे। हम दोनों के बीच बहस हो गई, लेकिन बाद में सीसीटीवी चेक करने के बाद सब कुछ क्लियर भी हो गया था। बाद में मैंने उनसे माफी मांगी और उनका नंबर भी ले लिया। अहाना की बातों को सुनकर मानो सौरभ को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उसने तुरंत उसके होठों को चूम लिया और तुरंत पीछे भी है गया। अचानक हुए सौरभ के इस एक्शन से सभी दंग रह गए। वहीं सौरभ किसी और ही ध्यान में चला गया था। उसने अहाना से कहा, क्या तुम मुझे भैया का नंबर दे सकती हो? अहाना, जो सौरभ के इस एक्शन से किसी और दुनिया में पहुंच गई थी, उसने अपने आप को झटका और सौरभ की ओर देखने लगी, जो इस वक्त काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। अहाना बोली, हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत राघव का नंबर उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया और बोली, मैं भैया को कॉल करके बता दो कि तुम उनसे मिला तो। सौरभ बोला, हाँ पूछना भैया कहाँ है इस वक्त, मैं खुद उनसे मिलने के लिए अभी वहां पहुंच जाऊंगा। सौरभ को इतना एक्साइटेड होता देखकर अहाना भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसने राघव को कॉल लगा लिया। वहीं राघव रेसिंग खत्म हो जाने के बाद वहां से निकलकर अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा है। उसने जैसे ही स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने पहले ही अहाना का नंबर अपने मोबाइल पर सेव कर लिया था। अब क्या होने वाला इस कहानी में? क्या सौरभ राघव को सचमुच में अपना गुरु मान चुका है और उससे उसकी तकनीक सीखना चाहता है? आखिर क्या जवाब देने वाली है अहाना? क्या वो सौरभ की बातें राघव के साथ करवा पाएंगी? आखिर राघव क्यों सौरभ का ट्रेनर नहीं बनना चाहता है? क्या इसके पीछे उसका कुछ राज छिपा हुआ है, या फिर राघव अपने आप को लोगों के सामने आने नहीं देना चाहता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम पॉकेट नोवेल पर। CH53 बदतमीज लड़के। अपने मोबाइल पर अहाना का नाम फ्लैश होता देखकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने भी उसका नाम और नंबर कल ही अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। उसने कॉल उठाकर कहा, हेलो। राघव का आवाज को सुनकर सौरभ के चेहरे पर जंग जीती हुई मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अहाना को जल्दी जल्दी राघव के बातों का जवाब देने के लिए कहा। दूसरी तरफ से अहाना की प्यारी सी आवाज आई, हेलो भैया, कैसे हैं आप? राघव बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अहाना सौरभ की ओर देखने लगी। जिस वक्त राघव से बातें करने के लिए कितना उत्सुक दिखाई दे रहा था, उसने सौरभ को शांत रहने का इशारा किया और राघव से बोली, भैया आपसे ना सौरभ मिलना चाहता है। कल उसने रेस्टोरेंट के बाद वो आपसे मिल नहीं पाया था, और तो उसे पता भी नहीं था कि पिछली रात को उसके साथ क्या हुआ था। जब मैं उसे सारी असलियत बताई तब उसे पता चला। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी जानता था कि कल सौरभ कितने नशे में था। अगर कल वह उसे ऐसी कुछ बातें नहीं बताता तो उसे अगले दिन याद नहीं रहती। इसलिए राघव ने सौरभ के साथ ज्यादा बहस करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। इसलिए वह वहां से जाने लगा था, लेकिन अचानक सौरभ फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया था। सौरभ बोला, देखो अहाना, उसे मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बता दो कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ और मैं अपना फैसला दोबारा नहीं बदलूंगा। उसे समझा देना। तभी दूसरी तरफ से सौरभ की आवाज आई, भैया आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? भैया आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं आपका कितना बड़ा फैन बन चुका हूं और आपसे आपका ट्रिक सीखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपको जितनी भी पैसे देनी पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे आपका अपना वाला ट्रिक सिखा दीजिए कि आप फाइनल पॉइंट पर आकर कैसे ये सब कुछ कर देते हैं, जो किसी भी प्रोफेशनल रेसर्स का करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। सौरभ की जिद भरी बातों को सुनकर राघव से समझाते बैठने वाला नहीं था। उसे मीटिंग के लिए फिर देर हो रही थी, इसलिए उसने ज्यादा बातों को घुमाए बिना ही सौरभ के मुंह में उसे मना कर दिया। राघव को अभी भी तैयार ना होते देखकर सौरभ बोला, ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे आपका ट्रिक नहीं सिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कल के लिए मैं आपका शुक्रगुजार तो कर ही सकता हूं ना। क्या आप मुझे इतना भी हक नहीं दे सकते कि हम एक शाम बैठकर डिनर करें? अगर आज आप फ्री हैं तो बताइए, मैं आपको लेने के लिए आ जाता हूं, फिर हम साथ मिलकर डिनर करेंगे। राघव अपनी घड़ी की ओर देखकर बोला, माफ करना लेकिन आज का डिनर मेरा फिक्स है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूं। अगर कभी वक्त मिला तो मैं खुद सामने से तुम्हें इन्विटेशन दे दूंगा डिनर के लिए। सौरभ राघव से आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे कॉल काटने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे देखकर सौरभ मायूस हो गया। उसे लगा था कि आज नहीं तो कल राघव उसे उसका वाला ट्रिक जरूर सिखाएगी, लेकिन उसे देखकर नहीं लग रहा था कि राघव उसे उसका वाला ट्रिक सिखाने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सौरभ को नहीं लग रहा था कि वो इस बार का रेसिंग टूर्नामेंट अपने नाम कर पाएगा। सौरभ को इतना उदास देखकर अहाना उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, देखो तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम भी तो ऐसे कई सारे ट्रिक जानते हो, तो फिर अपने आप को कमजोर क्यों दिखा रहे हो? भैया ने जिस चीज पर महारत हासिल किया है, तुम भी अपने तकनीक पर महारत हासिल कर सकते हो। सौरभ अहाना की ओर देखते हुए बोला, तुम समझ नहीं पा रही हो इस वक्त मेरा अंदर क्या चल रहा है। मुझे कैसे भी करके भैया का उसे ट्रिक सीखना ही होगा, तभी मैं आखिरी पड़ाव पर उन सभी बाइकर्स को पीछे छोड़ सकता हूँ, वरना मेरा तकनीकी बाद में मुझे भारी पड़ेगा। सौरभ को इतना सीरियस होता देखकर अब सभी सोचने लगे कि वो कैसे राघव को सौरभ का ट्रेनर बनाने के लिए तैयार करे।
उन सभी लोगों ने थोड़ी देर पहले हुए उन रिसर्च को रेसिंग ट्रैक पर रेसिंग करते हुए देखा था, लेकिन राघव जितने स्मूथली और परफेक्शन के साथ बाइक चला रहा था उतना परफेक्शन इन दोनों रेसेस में उन्हें काफी कम दिखाई देने लगी थी। इसी वजह से उन सभी को उन दोनों बाइकर्स की रेस उतना खास नहीं लगी थी। वहीं दूसरी तरफ राघव और बाकी के सभी मेंबर लक्ष्य के साथ एक रूम के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुला और एक 53 साल का आदमी अंदर आते हुए दिखाई पड़ा। एक पल के लिए तो राघव की नजरें उसे इंसान पर जाकर ठहर ही गई, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था। उसने अपनी बगल में बैठी डिपार्टमेंट मैनेजर श्वेता की ओर देखकर बोला, मैडम क्या हमें इन्हीं के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में बातें करनी है? राघव की बातों को सुनकर श्वेता उसकी ओर देखकर बोली, हाँ यही तो है गेमिंग कंपनी के मालिक, लेकिन उन हैकर्स और कुछ गिनी चुनी कंपनियों के वजह से उनकी कंपनियों को काफी नुकसान में चलना पड़ रहा है, पर हमारे इस डिजाइन के बाद हमें पूरा यकीन है कि उनका गेमिंग कंपनी पहले से भी बेहतर चलने लगेगा। जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर उनके कंपनी से मर्ज हो जाएगा उनके गेमिंग कंपनी में, मुझे नहीं लगता है कि हैकर्स की दोबारा उनके ऊपर अटैक हो पाएगा। राघव एक नजर अपने सामने बैठे शख्स की ओर देखे जा रहा था, जो कि ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं दिख रहा था। भले ही उसके कुछ बाल पक गए थे, लेकिन उनके चेहरे की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। मीटिंग कम से कम 2 घंटा तक चला, जिसके बाद उस गेमिंग कंपनी के बॉस ने खुशी के साथ उनका डिजाइन एक्सेप्ट कर लिया, और इतना ही नहीं उनका सॉफ्टवेयर भी उनके साथ मर्ज होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद लक्ष्य काफी खुश दिखाई दे रहा था। वही बाकी के कंपनी वर्कर्स भी आज काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आज उनका मेहनत रंग लाया था और वो इंडिया के सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी के साथ जुड़ चुके थे। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सभी लोग आज की सक्सेसफुल मीटिंग को सेलिब्रेट करने के लिए पास ही के बगल में चले गए, जहां पर उनके लिए पहले से ही इस चीज का प्रबंध किया गया था। प्रमिला और शिवम सामने का नजारा देखकर हैरान हो गए थे। वहीं राघव और निशांत दोनों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। श्वेता पहले भी यहां आ चुकी थी, इसलिए उसे सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसे, लेकिन नए आए इन एम्प्लॉय कॉफी हैरानी हो रही थी। उस कमरे को होटल के स्टाफ ने काफी बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया था। ऐसा लग रहा था मानो वह सभी किसी पार्टी में नहीं बल्कि किसी की शादी में आए हुए हो। होटल के स्टाफ ने इतना कमल का डेकोरेशन किया था कि सभी के मुंह से बस उन सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए तारीफ ही निकल रही थी। प्रमिला अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोली, वाह यार, सच में ये तो बहुत ही कमल का है। मुझे तो यह कोई सपना जैसा लग रहा है, जैसे कि मैं हर रोज सोते वक्त देखती हूँ, जहाँ एक राजकुमार मुझे अपनी नींद से जगाता है और ऐसे ही सपनों की नगरी में अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। प्रमिला की बातों को सुनकर निशांत उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो मैडम, ऐसे खड़े खड़े होकर सपने मत बोलिए वरना जमीन पर मुंह की खानी पड़ेगी। निशांत की बातों को सुनकर प्रमिला उसे घर कर देखने लगी, लेकिन निशांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सामने की ओर देखकर इशारा किया जहां एक बड़ी सी फ्लावर पॉट को रखा गया था और प्रमिला उसी के सामने खड़ी थी। अगर उसने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया होता तो वो उस फ्लावर पॉट से टकरा जाती और नीचे गिर जाती। ये देखकर प्रमिला तुरंत ही 2 कदम पीछे हट गई और अपने सामने बड़ी सी लोहे की फ्लावर पॉट को देखने लगी। फिर उसने अपने आसपास देखा, जहां पर सभी उसे ही घूर कर देख रहे थे, मानो वहां कोई तमाशा चल रहा हो। उस पार्टी हॉल में आने के बाद लक्ष्य और रिमिका बड़े बड़े लोगों के साथ बिजी हो गए, जिस वजह से अब उन पांचों को ज्यादा कुछ काम नहीं था, इसलिए वो सभी बस पार्टी एंजॉय कर रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। प्रमिला अलग अलग एक्सप्रेशन दे रही थी और निशांत उसका फोटो खींची जा रहा था। फिर प्रमिला के जिद के कारण उन पांचों ने एक ग्रुप फोटो लिया, जिससे सभी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। खत्म हो जाने के बाद सभी सनशाइन 7 स्टार होटल के अंदर ही घूम रहे थे, क्योंकि अभी उनका डिनर पार्टी होना बाकी था, जिसके लिए लक्ष्य का उनके पास होना भी जरूरी था, क्योंकि ये डिनर पार्टी उसी ने ऑर्गेनाइज किया था और उसके बिना कोई भी डिनर पार्टी कैसे कर सकता था। श्वेता को अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिल गई थी, जिसके साथ वो बातें करने में बिजी हो गई। राघव उन तीनों की ओर देखकर बोला, देखो भाई, अभी रात हो चुकी है और बॉस हमें कभी भी कॉल करके बुला सकते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ वहाँ नहीं घूमेगा, ठीक है? हम लोग साथ मिलकर ही रहते हैं ताकि बाद में किसी को ज्यादा ढूंढने की जरूरत न पड़े। उद्धरण चिन्ह। राघव की बातों को सुनकर सभी ने अपने गर्दन हाँ में हिलाए और सभी बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी एक लड़का प्रमिला के पीछे से गुजरा और उसके बैक पर हाथ रख दिया। प्रमिला इस हद से गुस्से में आ गई और उसने पीछे मुड़कर उस लड़के के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस कारण सभी की नजरें अब उनके ऊपर ही चली गई थी। शिवम और निशांत दौड़कर प्रमिला के पास आकर खड़े हो गए और उससे बोले, व्हाट हैपेंड प्रमिला? प्रमिला ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने सामने खड़े लड़के की और गुस्से से देखने लगी, जो उसे ही हवास भरी नजरों से देख रहा था। उसने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ वहां से जाने लगी, लेकिन उसे लड़के की नजरें तो बस प्रमिला के बैक के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों पर जीभ फेरा और वहां से चला गया। वो सभी भी अपने लिए एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गए। कुछ देर बाद कई सारे लड़के अपना ग्रुप लेकर उनके पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक वही लड़का था जिस पर मिला ने थप्पड़ मारा था। उसने प्रमिला की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, भाई यही है वो लड़की जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। अपने दोस्त की बातों को सुनकर सभी लड़के प्रमिला को ऊपर से नीचे देखने लगे। जिस वक्त काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, उसने ऐसा कपड़ा पहना था जिससे उसका शरीर उभर कर दिख रहा था, जिससे किसी भी नौजवान लड़के को उत्तेजित करने में मजबूर कर सकता था। एक लड़का बोला, भाई ये तो बवाल है। दूसरा लड़का बोला, और देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने पहले इसके साथ टेस्ट ड्राइव भी किया है। तीसरा लड़का बोला, तो क्यों ना हमें इसके साथ टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं।
ये बोलकर वो सभी लड़के उनके पास जाकर खड़े हो गए। अपने सामने इतने लड़कों को खड़ा देखकर उन चारों की नजरें उनके ऊपर गई। जैसे ही प्रमिला की नजरें उसे लड़के से मिली जिसके चेहरे पर उसने थप्पड़ मारा था, उसका मुंह बन गया और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घूम लिया। वो लड़का अपने होठों पर जीभ फिरते हुए बोला, भाई लगता है आज रात को काफी मजा आने वाला है। अपने दोस्त की बातों को सुनकर उन सब से आगे खड़ा एक लड़का अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए प्रमिला के बगल में जाकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, मैंने सुना कि तुमने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, जरा मुझे भी तो तुम्हारे हाथों को छूने का मौका दो। ये बोलकर वो लड़का बेशर्मी के साथ मुस्कुराने लगा और अपना हाथ प्रमिला के जांघ पर रख दिया। ये देख प्रमिला का गुस्सा हद से और ज्यादा बढ़ गया। उसने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, ये कैसी बदतमीजी है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। पहले तो सभी लड़के उनके सामने बैठे लड़के को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे लड़के ने प्रमिला के ऊपर हाथ रखा उनका गुस्सा भी फूट पड़ा और वो उसे लड़के को वहां से उठाकर दूर करते हुए बोले, बोया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त के ऊपर हाथ रखने की, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है क्या। अब क्या होने वाला इस कहानी में। आखिर कौन थे ये लड़की जो प्रमिला को गंदी नजरों से घूरे जा रहे थे। आखिर राघव उस लड़के के हरकतों को देखने के बावजूद भी इतना शांत कैसे बैठा हुआ था। जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH54 राघव का गुस्सा। निशांत गुस्से में बोला, माफी मांगो हमारे दोस्त से वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो हम किनके एम्प्लॉय हैं, हमारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम हमारी दोस्त से माफी मांग लो। ये बोलकर निशांत अपना मुक्का बनाकर और लड़कों की ओर देखने लगा, मानो वो अभी उन लड़कों को वहीं पर पीट देगा। ये देखकर सभी लड़के ठहाके मारकर हंसने लगे। ये लड़के ने निशांत के मुंह पर हाथ रखकर उसके चेहरे को इधर उधर करते हुए बोला, अरे मेरा बच्चा, तू हमें धमकी दे रहा है क्या। कभी तुमने अपनी शक्ल आईने में अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तो घर जाकर देख लेना, क्योंकि अब तुम्हारे चेहरे को मैं टमाटर की तरह लाल करने वाला हूँ। ये बोलकर उसने निशांत के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद दिया, जिस वजह से निशांत सोफे से नीचे गिर गया। निशांत को नीचे गिरता देखकर शिवम भी गुस्से में आ गया और उसने उसे लड़के के ऊपर लात मारी और कहा, दूर रहो मेरे दोस्त से वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़के ने एक नजर निशांत को घर कर देखा, फिर उसकी नजरें शिवम के ऊपर गई, फिर उसने प्रमिला की ओर देखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखरते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। इनके किक में तो पावर ही नहीं है, क्या तुम उनके बलबूते पर अपनी अकड़ दिखा रहे थे। चलो कोई बात नहीं है, पहले मैं तुम्हारे इन दोस्तों को ठिकाने लगाता हूँ, फिर तुम्हारे साथ आज पूरी रात में ऐश करूंगा। ये बोलकर उसने शिवम का गर्दन पकड़कर उसे फर्श पर लेटा दिया और उसके पेट में एक जोरदार लात झाड़ दिया, जिससे शिवम कराहते हुए फर्श पर लेट गया। निशांत जो इस वक्त अपने आप को संभाल चुका था, उसने गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के ऊपर हाथ उठाने की। ये सुनकर किसी ने पीछे से उसके दोनों घुटने पर लात मारी, जिससे निशांत फर्श पर घुटने के बल गिर गया और अपने दोनों घुटनों को पकड़कर रोने लगा। वो लड़का इतने पर भी नहीं रुक, उसने प्रमिला की ओर देखकर एक मुस्कुराहट बिखरी और निशांत के पीठ में एक लात झाड़ दिया, जिससे निशांत फर्श पर गिर गया और उसके मुंह से खून का फवारा बाहर निकल गया। ये देखकर आसपास जितने भी लोग मौजूद थे सभी पीछे हटने लगे। वहीं उस होटल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन सामने खड़े लड़के को देखकर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे जाकर कुछ कहें। अगर उन्होंने उन लड़कों को रोका तो शायद उनकी नौकरी भी जा सकती थी, इसी वजह से उनसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने लड़ाई होते हुए देखकर भी अनदेखा करके वहां से बाहर निकल गए। प्रमिला निशांत और शिवम की ऐसी हालत को देखकर दौड़कर उस दोनों के पास गए और उन्हें देखने लगी, लेकिन दोनों के ही मुंह से काफी खून बह रहा था, जिस वजह से प्रमिला को काफी परेशानी हो रही थी। तभी एक लड़का प्रमिला के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट लाकर उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारे दोनों दोस्त तो इस वक्त लड़ने के लायक नहीं है, तो क्या हम अपनी चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर सकते हैं। उस लड़के की बातों को सुनकर प्रमिला पीछे की ओर भागने लगी, जहां पर राघव अभी भी शांत बैठकर कॉफी पी रहा था, मानो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रमिला राघव के पास आकर बोली, राघव देखो, इन लड़कों ने तुम्हारे दो दोस्तों को इतना मारा कि उनके मुंह से खून निकल रहा है और तुम अभी भी शांत बैठे हो, तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं। क्या तुम उनके मरने के बाद इन लड़कों को सबक सिखाओगे। प्रमिला के इतने खाने के बावजूद राघव शांत बैठा रहा और अपने कॉफी को पीने लगा। प्रमिला को समझ में ही नहीं आ रहा था कि राघव ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा था, कहीं उसे लड़कों से डर तो नहीं लग रहा था, जिस वजह से राघव अभी भी शांत अपने दोस्तों को मार खाते हुए देख रहा था। तभी वही लड़का अपना कंधा उचकाते हुए प्रमिला के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे प्रमिला घबरा गई और राघव के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर उस लड़के की नजरें राघव के ऊपर पड़ी, जो अभी भी शांत बैठकर अपनी कॉफी और स्नैक्स का मजा नहीं रहा था। उसने राघव के हाथ से उसका कॉफी छीनकर दूर फेंक दिया और उसके हाथों में पड़े स्नैक्स को जमीन में फेंककर उसे रहने देने लगा। वो लड़का बोला, अरे भाई, ये लड़का तो अभी भी शांत बैठा हुआ है, लगता है इसे अपने दोस्तों की कोई फिक्र नहीं है। कोई बात नहीं है दोस्त, लगता है तुम भी हमारे ही जैसे हो, तो फिर चलो साथ में हम इस लड़की का मजा लेते हैं। उसे लड़के की बातों को सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा और एक मुख का उसके कंधे में जड़ दिया। अगले ही पल उसे लड़के को ऐसा महसूस हुआ मानो इसका कंधा किसी भारी चीज से टकराया हो। वो अपने आप को संभाल पाता कि अगले ही पल उसका एक कंधा नीचे झुक गया। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। वो अपना कंधा पड़े फर्श में गिर गया और दर्द से करहाने लगा। ये देख उसके सभी दोस्त उसकी मदद के लिए उसके तरफ दौड़ पड़े। उनका लीडर ने जैसे ही उसे लड़के के कंधे में हाथ रख उस लड़के के मुंह से दोबारा चीख निकाल गई।
राघव, जो काफी देर से उन सभी लड़कों का तमाशा देख रहा था, अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, अपने आप के पैसे उड़ाने का बहुत शौक है ना? तो किसी अच्छे काम में लगा, जब खुद का मन लगोगे तब तुम्हें पैसों का एहसास होगा कि दिन रात मेहनत करने के बाद 2 कौड़ी जब हाथ में आती है तब दिल को कितना सुकून मिलता है। लेकिन तुम लोगों को तो अपनी बाप की दौलत उड़ाने में काफी मजा आता है। राघव की बातों को सुनकर उनका लीडर गुस्से में राघव को घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत की, इसकी सजा तो तुम्हें मैं दूंगा। देखता हूँ कौन तुम्हें इस होटल से बाहर निकलने देता है। अगर मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मंगवाया तो मेरा नाम भी देवांश खुराना नहीं। अब मैं भी तुम्हें देखता हूँ कौन तुम्हें इस होटल से बाहर निकलने देता है। अगर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। राघव देवांश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देवांश खुराना? अच्छा, तो तुम खुराना अंपायर के मालिक के बेटे हो? राघव के मुंह से अपने कंपनी का नाम सुनकर देवांश के चेहरे पर डेविल स्माइल्स आ गई। उसने अपना कंधा उचकाते हुए कहा, सही कहा, मेरा पापा खुराना अंपायर के मालिक है। और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम किसी भी बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो। अगर ऐसा है तब तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। ये बोलकर उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, ये हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर इसने हम में से किसी के ऊपर भी हाथ उठाने की हिम्मत की तो मेरे पापा इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाथ पैर तोड़कर इसे घुटने के बल बैठ दो ताकि इसे भी पता चले इसने आखिर किस पंगा लिया है, और आगे चलकर कोई भी देवांश खुराना से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। देवांश की बातों को सुनकर उसके दोस्तों ने आसपास पड़े जितने भी सामान थे उन्हें अपने अपने हाथों में ले लिया, चाहे वो एक एंटीक पीस हो या फिर फूलदान। उन लोगों ने जो पड़ा अपने हाथों में ले लिया और राघव की ओर बढ़ने लगे। राघव ने अपने स्लिप्स को फोल्ड किया और अपने टाई को ढीली करके एक बटन ओपन कर दिया। राघव को तैयार होता देखकर देवांश को समझ में नहीं आया कि क्या राघव अब उनसे लड़ने वाला है। उसने नहीं सुना था क्या देवांश खुराना खानदान का सबसे छोटा बेटा है? अगर उसे किसी भी चीज पसंद हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पापा उसके लिए किसी भी हद तक जाकर उस चीज को देवांश को लाकर देता ही है। ऐसे में अगर राघव ने उसके ऊपर हाथ उठाया तब तो राघव की सहमत आने वाली थी। वो सभी एक दूसरे से भीड़ पाते उससे पहले ही वहां पर एक रौबदार आवाज सुनाई पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ पर, और आप लोग एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अपने सामने अखिल राघवानी को देखकर देवांश वहीं पर रुक गया। उसने एक नजर राघव की ओर देखा, फिर अपने दोस्तों को वापस बुला लिया। राघव ने भी उसे लड़के को देख लिया था जिसकी आवाज को सुनकर सभी लड़के अपने अपने जगह पर रख चुके थे। अखिल के वहां पर आ जाने की वजह से वहां का माहौल बिल्कुल बदल सा गया। जो सिक्योरिटी गार्ड्स वापस वहां से चले गए थे वो सभी वापस हाल में पहुंच चुके थे। अखिल ने एक नजर देवांश की ओर देखा, फिर उसकी नजरें राघव के ऊपर पड़ी जो बिल्कुल शांत होकर अपनी दोनों दोस्तों को सोफे में बैठा रहा था। अखिल देवांश की ओर देखकर बोला, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि हमारे होटल पर ऐसी हरकतें बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी की वजह से ये सब कुछ टॉलरेट कर रहा हूँ। अगर दोबारा तुमने ऐसी वैसी हरकतें की तो मैं तुम्हें इस होटल में आना बैन करवा दूंगा, समझे? अखिल की बातों को सुनकर देवांश ने अपना सिर नीचे झुका दिया। भर ही खुराना अंपायर काफी बड़ा हो, लेकिन राघवानी खानदान दिल्ली का सबसे जाना माना खानदान में से एक है। उनका बिजनेस दुनिया के चारों तरफ फैला हुआ है, और जो ये सनशाइन 7 स्टार होटल दिल्ली में मौजूद है, इस होटल का मालिक राघवानी खानदान का सबसे बड़ा बेटा अखिल राघवानी ही था। इसलिए कोई भी उसके सामने ऊंची आवाज में बातें करने के बारे में सोचता भी नहीं था। आघवानी खानदान का होटल भारत के लगभग 13 राज्यों में फैला हुआ है, जिनसे उन्हें हर साल अरबों करोड़ का मुनाफा होता है। अगर उनका एक भी होटल बंद हो जाता है तो भी इससे उन्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने में उनकी ऐसी कई होटल मौजूद है जिनके बदौलत वो अपने शनो शौकत को कभी भी घट नहीं सकते हैं। अखिल बोला, आज मैं तुम्हारे इस लड़ाई को टॉलरेट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें इसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से जो नुकसान हमारे इस होटल को भुगतना पड़ा है उसकी भरपाई तुम्हें तुम्हारे अपनी जेब से करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पापा को हम हमारे इस होटल से उनकी मेंबरशिप हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड करवा देंगे। अखिल की धमकी भरी बातों को सुनकर देवांश गुस्से का घर पीकर रह गया। उसने एक नजर राघव की ओर देखा जो इस वक्त अपने दोस्तों के मुंह से निकल रहे खून को पूछ रहा था। उसने गुस्से में राघव को देखकर बोला, आज तो तुम बच गए, दुआ करना दोबारा मुझसे मुलाकात ना हो वरना वही जिंदा गाड़ दूंगा। देवांश की धमकी भरी बातों को सुनकर राघव बिना देखे उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र मना मेरे दोस्तों को ज्यादा छोटे नहीं लगी है, वरना मैं तुम्हारा कब्र इसी होटल में खोद देता, समझा? ये बोलकर उसने अपने हाथों में पड़े कॉटन को डस्टबिन में फेंका और पीछे मुड़कर देवांश की आंखों में देखकर बोला, मैं यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था, इसलिए शांत बैठा था। अगर दोबारा मिलने की बात हुई तो जरूर मिलेंगे, लेकिन उस वक्त अपने परिवार वालों के जायदाद से अपना नाम कटवा करना, क्योंकि उसे दिन मैं तुम्हें जिंदा बख्शने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हारा पिताजी भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा ना तो अभी वो तुम्हें मुझे बचा नहीं पाएंगे। देवांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, वो तो वक्त ही बताएगा। जिस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा उसे दिन इस लड़की को लेकर अपनी रातें रंगीन करूंगा। राघव ने प्रमिला का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए देवांश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर देवांश कुछ बोल पाता राघव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या बोला? जरा दोबारा बोल, मेरे दोस्त के ऊपर हाथ लगाएगा, जरा लगा कर दिखा। राघव की आंखों में धधकती हुई ज्वाला को देखकर देवांश पीछे हट गया। राघव प्रमिला को अपने पीछे करते हुए बोला, तुम्हारा बाप अमीर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें जिंदा बचा लेगा। फिर उसने अपने कमर में हाथ रखकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शर्ट थी और सूट पहनने से उसे आदमी का काम नहीं बदल जाता है। तुम जिस अकड़ को लेकर चल रहे हो ना, उसे अकड़ को मैं बचपन से लेकर चल रहा हूँ।
अगर तुम्हें दोबारा मेरे दोस्त के ऊपर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा दोनों आंखें नहीं बल्कि तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या राघव के धमकी से देवांश के ऊपर कुछ असर पड़ेगा या फिर देवांश राघव को जान से करने के लिए अपने पिताजी का पावर का इस्तेमाल करेगा? आखिर अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखने के बावजूद राघव इतना साथ क्यों बैठा हुआ था? आखिर वो किस सोच में गुम हो गया था? आखिर कौन है ये अखिल राघवानी? क्या वो अपने सामने हो रहे इन दोनों की लड़ाई को रोक पाएगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH-55 कार रेसिंग। राघव की आखिरी लाइन को सुनकर देवांश राघव की ओर घूरते हुए बोला, तुम किसी से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा और तुम खुद घुटने के बाल रखते हुए मेरे पास माफी मांगने के लिए आओगे, तब मैं तुम्हारी अकड़ कैसे निकलता हूँ। राघव ने उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और पीछे मुड़कर शिवम और निशांत की ओर चला गया। अखिल सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखकर बोला, आप सभी मेरे केबिन में आए हैं। ये बोलकर उसने एक नजर राघव की ओर देखा, फिर अपने असिस्टेंट के कानों में कुछ कहा, फिर वह वहां से अपने केबिन की ओर चला गया। बाकी सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी अखिल के पीछे पीछे चले गए। उन सभी के चले जाने के बाद लक्ष्य अपने असिस्टेंट रिमिका के साथ वहां पर पहुंचा। उसने एक नजर निशांत और शिवम के ऊपर फेर, जो कि इस वक्त काफी चोटिल दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर चोटों की निशान भी दिखाई दे रही थी। उसने रिमिका की ओर एक नजर फेरा, जिससे रिमिका भी समझ गई और उसने अपना सिर हिलाकर किसी को कॉल लगाया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई सभी सिचुएशन के बारे में पूछा। दूसरी तरफ से उसे शख्स ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद प्रेमिका ने वही बात है लक्ष्य को भी बता दिया। लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली और उन सभी के पास चला गया, जो इस वक्त बड़ी ही शांत तरीके से अपने अपने जगहों पर बैठे हुए थे। लक्ष्य को आता देखकर सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। फिर लक्ष्य ने उन सभी को डिनर के लिए इन्वाइट किया, फिर सभी डिनर करने लगे। लक्ष्य और रिमिका दोनों ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो वहीं श्वेता और राघव एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बाकी तीनों शांति से बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। उन्हें खाने में तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचे रही थी, क्योंकि उन लड़कों ने उनके जबड़े पर भी वार किया था, जिस वजह से उन्हें खाने में परेशानी हो रही थी। फिर भी वह अपनी दर्द को छुपाकर डिनर कर रहे थे, ताकि उनके बॉस को इस बारे में पता ना चले। लक्ष्य एक नजर उन सभी पांचों की ओर देखकर बोला, तुम पांचों की वजह से आज हमारी कंपनी को इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मिला है और मैं खुश हूं कि आप लोगों ने वक्त रहते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। ये सुनकर सभी ने मुस्कुराते हुए अपना अपना ग्लास ऊपर उठाया। लक्ष्य मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाले और भी प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से पूरा करेंगे। श्वेता बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बस हम अपना बेस्ट देंगे और आगे आने वाले हर एक प्रोजेक्ट में हम अपना जी जान लगा देंगे। लक्ष्य वाइन पीते हुए बोला, जैसे कि मैं वादा किया था, इस प्रोजेक्ट के कामयाबी के बाद अब सभी का सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर दर्द में भी शिवम और निशान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वहीं इन सब बातों को सुनने के बावजूद राघव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान भी खेर दी। रिमिका मुस्कुराते हुए बोली, बॉस और मैंने डिसाइड किया है कि हम कुछ देर और वक्त सनशाइन 7 स्टार होटल में बिताना चाहते हैं। आज इस प्रोजेक्ट की मिलने की खुशी में हम सभी आज इस होटल पर सेलिब्रेट करेंगे। रिमिका की बातों को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका प्लान डिनर करने के बाद वापस घर जाने का था, लेकिन प्लान में चेंजेस देखकर उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन सेलिब्रेट करने की बात सुनकर सभी एक्साइट दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई अपने चेहरे पर जाहिर नहीं कर रहा था। डिनर करने के बाद सभी रेसिंग ट्रैक एरिया की ओर चले गए, जहां पर इस वक्त कई सारे लोग अलग अलग रेसिंग ट्रैक में रेसिंग कर रहे थे। कोई घुड़सवार कर रहा था तो कोई बाइक राइडिंग, कुछ लोग कर रेसिंग भी कर रहे थे। ये देखकर सभी को उनके साथ ड्राइविंग करने की मंशा होने लगी। प्रमिला बोली, चलो ना हम सभी भी रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रमिला की बातों को सुनकर राघव उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले ही कोई हमें ज्ञान दे रहा था कि रेसिंग ट्रैक हम लोगों के लिए नहीं बना है, बल्कि प्रोफेशनल रेसेस के लिए। ये सुनकर प्रमिला झेप गई। फिर उसने राघव की ओर देखकर कहा, हाँ तो मैं बाइक रेसिंग की कहाँ बात कर रही हूँ, क्यों ना हम कर रेसिंग करें, वैसे भी मुझे कर चलानी आती है और तुम सभी को भी। लक्ष्य अपने कोट के पॉकेट में अपने दोनों हाथों को रखकर बोला, कोई बात नहीं है, तुम सभी जाकर कर रेसिंग कर सकते हो, मैं तुम पोंचो के लिए अभी कर का इंतजाम करके आता हूँ। ये बोलकर लक्ष्य रिमिका को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। वहीं सब हैरान होकर जा रहे हैं लक्ष्य की ओर देखने लगे, क्योंकि इससे पहले उन सभी लोगों ने लक्ष्य के खड़ूसपन को देखा था, लेकिन आज इस बॉस के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान को देखकर सभी सच में पड़ गए थे। लेकिन वह इस बात से भी खुश थे कि अब उन्हें कर रेसिंग करने का मौका मिलेगा। कुछ ही देर बाद कुछ ड्राइवर्स अपने साथ पास रेसिंग कर लेकर वहां पर पहुंचे। एक गाड़ी से लक्ष्य और दूसरे गाड़ी से फ्रीमेका बाहर आए। फिर उसने उन सभी की ओर देखकर कहा, मैंने इन पांचों कार्स को तुम पांचों लोगों के लिए मंगवाया है, तुम इन कार्स को इस्तेमाल कर सकते हो। लक्ष्य की बातों को सुनकर प्रमिला उछलते हुए बोली, थैंक यू सो मच बॉस। ये बोलकर प्रमिला दौड़कर एक कर के अंदर चली गई। उसे इतनी तेजी से कर के अंदर बैठता देखकर सभी के मुंह से हंसी निकल गए, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद प्रमिला खुद ब खुद बाहर निकल आई। शिवम मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, प्रमिला रेसिंग कर है, इसमें कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता है, इसके लिए रेसिंग सूट और हेलमेट की जरूरत पड़ती है। अगर बीच रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना घट गया तो वो कवर तुम्हें बचा सकते हैं। प्रमिला अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, सॉरी पर मैं क्या करूं, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि एक्साइटमेंट में मैं इस बारे में भूल ही गई थी कि रेसिंग के लिए सबसे पहले रेसिंग सूट और हेलमेट की जरूरत पड़ती है।
तभी वहां के कुछ वर्कर्स अपने साथ रेसिंग सूट और हेलमेट लिए पहुंचे। उन सभी ने उन पांचों के हाथों में रेसिंग सूट थमाए और वहां से चले गए। उन पांचों ने भी चेंजिंग रूम में जाकर तुरंत अपना कपड़ा बदल दिया और रेसिंग सूट पहनकर वहां पर पहुंच गए। लक्ष्य अपना गॉगल्स लगते हुए बोला, अभी रेसिंग ट्रैक खाली है, इसलिए तुम पांचों एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हो। श्वेता बोली, बॉस आप हमारे साथ रेस नहीं करने वाले। वैसे तो लक्ष्य किसी भी एम्प्लॉय का सवालों का जवाब देने के बारे में सोचता भी नहीं है और ना ही कभी किसी एम्प्लॉय के सवालों का जवाब देने के बारे में मुनासिब समझता है। उसके हर एक जवाब को रिमिका दे देती है, लेकिन इस बार लक्ष्य ने श्वेता के सवालों का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं तुम लोग एंजॉय करो, तब तक के लिए हम बैठकर तुम पांचों की रेस देखते हैं। ये बोलकर लक्ष्य और रिमिका दोनों ही स्टेडियम में जाकर बैठ गए। वहां से रेसिंग ट्रैक करना जरा बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई पड़ रहा था। वैसे तो हर वक्त रेसिंग ट्रैक में किसी न किसी के बीच रेसिंग कंपटीशन होता ही रहता है, लेकिन इस होटल के वीआईपी मेंबर का भी एक अलग ही अंदाज है। वो अपने साथ ले गए रेसेस की टीम को 2 राउंड खिला सकते हैं, इसलिए लक्ष्य ने रेसिंग खत्म हो जाने के बाद उसने अपने एम्प्लॉय का भी एक रेसिंग करवाने के बारे में सोच लिया था। इसलिए जैसे ही रेसिंग ट्रैक खाली हुआ उसने तुरंत उन सभी को रेसिंग करने के लिए भेज दिया। प्रमिला अपनी हेलमेट पहनते हुए बोली, तो चल एक एक राउंड हो जाए, आज मैं तुम लोगों को अपनी कर की स्किल दिखाऊंगी कि रेसिंग ट्रैक में कर कैसे चलाते हैं। प्रमिला की बातों को सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए बोला, चलो फिर आज पता चल ही जाएगा कि कौन सबसे बेहतरीन रेसर है। ये बोलकर उसके साथ साथ निशांत, राघवेंद्र और श्वेता ने भी अपनी अपनी हेलमेट पहनकर अपने अपने गाड़ियों में बैठ गए और स्टार्टिंग पॉइंट के पास चले गए। प्राइवेट रेसिंग ट्रैक होने के बावजूद यहाँ पर हर वक्त एक स्टार और फिनिशर दोनों ही मौजूद रहते हैं, इसलिए जैसे ही उनकी गाड़ियां वहां पर पहुंची उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद रेसिंग की शुरुआत कर दी। झंडा नीचे होने के साथ ही सभी लोगों ने अपने गाड़ियों के एक्सीलेटर में पांव देना शुरू कर दिया और सभी तेजी से रेसिंग ट्रैक में अपनी गाड़ियों को भागने लगे। कुछ लोग जो यहाँ पर बस रेसिंग देखने के लिए आए हुए थे वो सभी बैठकर सामने चल रहे रेसिंग का मजा ले रहे थे, तो भाई कुछ लोग उनके रेसिंग खत्म हो जाने के बाद अपना टन आने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ियों की घसीट नहीं की आवाज और उनकी हॉर्न चारों तरफ सुनाई दे रही थी। प्रमिला ने स्टार्टिंग से ही लीड ले लिया था, जिस वजह से उसके चेहरे पर जंग जीती हुई मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वहीं उसके पीछे शिवम, शिवम के पीछे श्वेता, श्वेता के पीछे निशांत और उसके पीछे राघव। पांचों की गाड़ियां फुल स्पीड के साथ रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रही थी। प्रमिला रेसिंग ट्रैक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज तो मैं रेस जीत कर ही रहूंगी। ये बोलकर उसने दोबारा एक्सीलेटर पर पांव रखा। किसी से उसकी कर और भी तेजी से रेसिंग ट्रैक में दौड़ने लगी। शिवम ने भी अपना पांव एक सीलेटर में दबा दिया, जिससे उसकी गाड़ी भी फुल स्पीड के साथ रेसिंग ट्रैक में हवा को चीरते हुए प्रमिला के गाड़ी के पीछे पहुंच गए। राघव इस वक्त आखिरी में चल रहा था और उसने उन सभी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखा था, जिसे देखकर लोगों को लग रहा था कि राघव एक नाव सीखिए है और उसे कर चलानी नहीं आती है। कई लोग उसके ऊपर हंस भी रहे थे और कोई उसके ऊपर टिप्पणियां भी कर रहे थे, लेकिन इन सबसे अलग राघव अपने मस्ती में अपना कर चला रहा था। फिर अचानक से उसने एक्सीलेटर पर पांव रखा और उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। उसने 20 सेकंड के अंदर में निशांत को पीछे छोड़ दिया और श्वेता के पीछे उसकी कर पहुंच गई। श्वेता ने अपने शीशे में राघव के कार को देख लिया था, इसलिए वह उसके दाएं बाएं अपनी कार को ले जाने लगे, जिस वजह से उसे उसकी कार को श्वेता से आगे ले जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। श्वेता अपने मन में बोली, तुम कभी भी मुझे कार रेस में नहीं जीत सकते हो बच्चू। ये बोलकर उसने अपनी गियर बढ़ाए और एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। उसकी कार अब आगे निकल चुकी थी। राघव के पीछे निशांत भी पहुंच चुका था। ये देख उसने अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। कुछ ही पल में उसकी कार हवा से बातें करने लगी। वो श्वेता के पीछे अपनी कार को भाग रहा था। जैसे ही श्वेता ने उसे रोकने के लिए अपनी कार को बाएं ओर मुड़ा, राघव ने तुरंत अपनी कार को दाईं ओर से आगे निकल लिया। श्वेता को लग रहा था कि राघव बाएं ओर से उसकी तरफ आ रहा था, इसलिए वो अपनी कार को उसकी बाएं ओर से निकालेगा, लेकिन राघव ने तो उसे चकमा देकर दाएं ओर से अपनी कार आगे निकल दी। ये देखकर देखने वाले सभी हैरान थे। भले ही श्वेता को लग रहा था कि राघव ने बड़े ही आसानी से उसे चकमा दिया है, लेकिन राघव ने जो करामात दिखाया था वो बस दर्शकों में बैठे लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर जो कुछ भी देखा उसे देखने के बाद उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन लोगों ने किसी रेसर को अपनी कार को ऐसे किसी कर से आगे निकलते हुए अपने आंखों के सामने देखा था। अब क्या होने वाला इस कहानी में? आखिर ऐसा क्या किया था राघव ने जिस वजह से उसने श्वेता को बड़े ही आसानी से पीछे छोड़कर आगे निकल गया था? क्या लक्ष्य वाकई में अपने इन पांचों एम्प्लॉय से काफी इंप्रेस हुआ था, या फिर उसके पीछे उसका कुछ और ही प्लान चल रहा है? आखिर क्या होने वाला है इस कर रेसिंग ट्रैक में? जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट FM पॉकेट नोवेल पर। CH56 क्लब इन्विटेशंस। राघव को अपने से आगे बढ़ता देखकर श्वेता ने दोबारा एक्सीलेटर पर पांव रखा और अपने गाड़ी को तेजी से भागने लगी, लेकिन क्या फायदा, तब तक राघव काफी आगे निकल चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तेजी से अपनी कार को आगे की ओर बढ़ने लगी। राघव श्वेता से आगे निकलने के बाद अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं की, पर कुछ ही सेकंड्स में उसकी कार शिवम के पीछे पहुंच गई। राघव की कार को अपने पीछे देखकर शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और उसने अपना एक्सीलरेटर दबाकर अपनी कार बढ़ा दिया। कुछ ही देर उसकी कार आगे चली थी कि उसकी स्पीड कम होने लगी। आगे कर्व था, अगर उसने अपना संतुलन बनाना नहीं सका तो उसकी कार रेसिंग ट्रैक से बाहर निकल सकती थी। इसी वजह से शिवम ने अपनी कार की स्पीड कम कर दी। वहीं राघव तेजी से उसके बगल से आगे निकल गया। शिवम चिल्लाते हुए बोला, भाई संभल के, सामने कर्व है।
लेकिन चिल्लाने से क्या फायदा था, गाड़ी की इतनी तेज आवाज राघव के कानों तक पहुंच भी नहीं पाई होगी, इसीलिए शिवम ने अपने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और अपनी कार को बैलेंस करते हुए राघव के पीछे निकल पड़ा। कुछ कार रेसर्स जो उनके बाद स्ट्राइक में अपनी रेसिंग करने वाले थे, इस कंपटीशन को देखकर सब अपनी अपनी जगह में बैठकर रेसिंग को देखने लगे। उन्हें पता नहीं पर इन सब का रेसिंग बहुत ही बढ़िया लग रहा था, खास करके 10 नंबर वाली कार को देखकर। एक लड़का जो कि काफी देर से 10 नंबर वाली कार को देखे जा रहा था, उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बोला, ये कौन है, पहले तो इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। उसका साथी जिसका नाम रुडोल था, उसने कहा, पता नहीं भाई, लेकिन देखकर प्रोफेशनल कर रेसर मालूम पड़ रहा है। देख नहीं रहे हो कैसे अपनी कार को ड्रिफ्ट करते हुए कब को बड़े आसानी से मोड़ लिया, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं कर पाया हूँ। रुडोल की बातों को सुनकर समीर बोला, लगता है रेसिंग कंपटीशन करने के लिए कोई नया खिलाड़ी यहाँ आया हुआ है। ये बोलकर वो लड़का हंसने लगा। हैवी बड़े ही गौर से राघव के कार चलाने की स्किल को देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि राघव किस तरह का ड्राइवर है, इसीलिए जैसे ही समीर हंसने लगा वो उसे घर कर देखने लगा, जिससे समीर घबरा गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर रेस को देखने लगा। हैवी अपने मन में बोला, इतना टैलेंटेड रेसर मैंने आज तक पहले कभी क्यों नहीं देखा। यहाँ पर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल रेसर्स रेसिंग करने के लिए आए थे, उनमें से किसी का भी ऐसा ड्रिफ्ट मैंने कभी नहीं देखा था। फिर उसने एक नजर बाकी के 4 गाड़ियों की ओर देखे जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी गाड़ी को चला रहे थे, लेकिन राघव का कार चलने का तरीका बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। हैवी ही नहीं बल्कि बाकी के कुछ रेसर्स भी राघव के ड्रिफ्ट को देखकर हैरान थे। इसके बाद उन लोगों ने राघव के लिए चीयरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं लोगों को ऐसे चीयरिंग करता देखकर प्रमिला को लगा कि वो उसके सपोर्ट में है और उसके लीड में होने की वजह से वो सभी उसके लिए चीयर अप कर रहे हैं। इसीलिए प्रमिला के चेहरे पर बड़ी से मुस्कुराहट बिखर गई और उसने दोबारा अपनी एक्सीलेटर में पांव रखकर अपनी कार को तेजी से सामने की ओर भागने लगी। लेकिन बार बार कर्व आने की वजह से उसे अपनी कार को धीमा करना भी पड़ रहा था, जिस वजह से उसके शेड्यूल किए गए समय पर वो सामने की ओर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। राघव जो उसके पीछे ही अपनी कार को भाग रहा था, वो अब उसके 15 मीटर के दूरी में पहुंच चुका था। प्रमिला को बार बार अपनी कार धीमा करता देख राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी गियर बदली और प्रमिला के बगल में अपनी कार को लेकर खड़ा कर दिया। अचानक राघव को अपने बगल में देखकर प्रमिला चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए एक्सीलेटर पर पांव रखकर अपनी कार को आगे बढ़ने लगी। फिनिशर के लिए बस अब 400 मीटर ही बाकी था, इस वजह से दोनों की कार की स्पीड बहुत ही हाई हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की कारें हवाओं से बातें कर रही हो। राघव ने एक नजर मुस्कुराती हुई प्रमिला की ओर देखा, फिर अपनी कूर को धीमा कर दिया। प्रमिला की कार फिनिशर लाइन को क्रॉस करते हुए आगे की ओर निकल गई। वहीं राघव सेकंड में, कुछ ही समय बाद शिवम, फिर उसके पीछे श्वेता और लास्ट में निशांत अपनी कार को लेकर फिनिशर लाइन क्रॉस किया। सभी बैठे दर्शकों उन सभी के लिए तालियां बजाने लगे। प्रमिला खुशी से अपनी कार से बाहर निकालकर उन सभी के बीच उछलते हुए बोली, ये मैं रेस जीत गई, देखा मैंने कहा था ना, कर के मामलों में कोई भी मुझे हार नहीं पाएगा। ये बोलकर वो अपना डोले दिखन ए लगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, मान गए कि कर रेसिंग में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। ये बोलकर शिवम निशांत के साथ वहां से जाने लगा। श्वेता भी प्रमिला की तारीफ करते हुए बोली, सच में तुम कमाल की ड्राइविंग करती हो, मुझे तो लगा था कि राघव तुम्हें हरा ही देगा, लेकिन इन मौके पर तुमने उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर प्रमिला को कुछ याद आया और वह पीछे मुड़कर राघव की ओर देखने लगी। उसने देखा था राघव कैसे सभी को चकमा देते हुए उसके पीछे पहुंच गया था, लेकिन अचानक उसकी कार को क्या हो गया था। अगर वो चाहता तो उसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पर क्यों? ये बात उसे अब खटकने लगी कि आखिर राघव ने उसे जितने क्यों दिया। उसने सोचा कि वो इसके बारे में राघव से बात जरूर करेगी। फिर वो भी वहां से चेंजिंग के लिए चली गई। राघव को अपनी कार से बाहर निकलता देखकर कुछ लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर राघव असमंजस से उन लोगों की ओर देखते हुए बोला, क्या बात है, आप लोगों ने मुझे ऐसे घेर कर क्यों रखा है? हैवी उसके गले लगाते हुए बोला, क्या कमाल की ड्राइविंग स्किल है भाई तुम्हारी। मैंने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियंस रेसेस को भी देखा है रेसिंग करते हुए, लेकिन तुम्हारे जैसे कार रेसिंग करने वाला आज पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा है। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। रुडोल बोला, वैसे भाई तुम किस क्लब के लिए कार रेसिंग करते हो? रुडोल की बातों को सुनकर सबकी नजरें वापस से राघव की ओर चली गई। सभी को ऐसे एक्साइट होता देखकर राघव ने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तक शिवम और निशांत वहां पर पहुंच चुके थे। उन दोनों ने ही राघव को उन सब से अलग करते हुए उसे चेंजिंग रूम की ओर लेकर चले गए। हैवी समीर की ओर देखकर बोला, जरा पता करो आखिर कौन है ये लड़का और किस क्लब के लिए रेसिंग करता है। अगर ये किसी क्लब से नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, हम इसे अपने क्लब की ओर से खिला सकते हैं। हैवी की बातों को सुनकर समीर अपना सिर हाँ में हिलाया और जाते हुए राघव की ओर देखने लगे। फिर सभी वहां से अपनी अपने रेसिंग कंप्लीट करने के लिए चले गए। स्टेडियम पर एक और लड़का बैठकर राघव का रेसिंग देख रहा था और हर पल उसके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। वो कोई और नहीं देवांश खुराना था, जो अपने दोस्तों के साथ कार रेसिंग करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसे यहाँ पर राघव मिल जाएगा, वो भी कमल का रेसिंग करते हुए। राघव के साथ झगड़ा करने के बाद उसका मूड खराब हो चुका था, इस वजह से अपने मूड को ठीक करने के लिए वो कार रेसिंग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ चलाया था। लेकिन सामने का नजारा देखकर दो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। तभी उसका एक दोस्त दौड़कर उसके पास आकर बोला, भाई देखा तुमने, इस लड़के ने क्या कमाल का रेसिंग किया है।
उसका दूसरा साथी बोला, हाँ कमल का रेसिंग किया तो क्या हुआ, लेकिन जीता तो नहीं ना, अगर जीत जाता तो कुछ बात होती, लेकिन ये तो एक लड़की के हाथों हार गया। ऐसे रेसर को रेसर नहीं बल्कि लूजर कहते हैं। उज्जवल बोला, अब एक गधे, शायद तुम्हें देखा नहीं था, उसने जानबूझकर अपनी रेस को बीच में छोड़ दिया ताकि उसकी दोस्त इस रेस को जीत सके। वरना वो जिस स्पीड से अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था वह बड़े ही आसानी से उसे लड़की को पीछे छोड़कर फिनिशर लाइन पार कर देता, समझा। उज्जवल की बातों को सुनकर उसे लड़के ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और देवांश की ओर देखकर बोला, बात तो बिल्कुल सही कही है उज्जवल ने, लेकिन क्या वो तुम्हारे सामने टिक पाएगा? देवांश कुछ बोल पाता उज्जवल बोला, भाई मैंने सुना है ये उस लड़की को अपने क्लब में करना चाहता है, तो मैं क्या करूं? देवांश की ऐसी बातों को सुनकर उज्जवल उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बात को जरा सोचो। अगर वो हमारे क्लब से रेसिंग करे तो हमें कितना फायदा होगा, तुमने भी उसका रेसिंग देख लिया है, तुम्हें भी समझ में आ चुका होगा कि वो लड़का कमल का रेसर है, ऐसे में हम उस लड़के को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? उज्जवल की बातों को सुनकर उसका दूसरा साथी उसके सिर पर टिप्पणी मारते हुए बोला, अब घोचू, तुमने नहीं देखा क्या, थोड़ी देर पहले ही तो भाई और उसे लड़के के बीच झगड़ा हुआ था और अब तुम उसे अपने क्लब में ज्वाइन करना चाहते हो। अपने दोस्त की बातों को सुनकर देवांश को राघव की अब बात याद आने लगी, अगर दोबारा मेरे सामने दिखाई देने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बातें मानो उसके दिमाग में घर गई हो, इसी वजह से उसने अपना सिर नाम हिलाते हुए अपनी दांत पीसते हुए कहा, नहीं मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं बोल सकता हूँ, इसने मुझे सबके सामने बेइज्जती किया था ना, इसका हिसाब दो चुकता करना ही होगा। उज्जवल बोला, लेकिन भाई अगर हमने उसे अपने क्लब की ओर से खिलवाया तो क्या पता हमारा क्लब नंबर 2 से नंबर 1 में आ जाएंगे और हम उस हैविए के बच्चों को भी दिखा देंगे कि हमारा क्लब भी अच्छे अच्छे कर रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। भाई एक सोच के तो देखो, हमारा क्लब दिल्ली के नंबर 1 क्लब में से गिना जाएगा। लेकिन उज्जवल के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी देवांश नहीं माना और चेंजिंग रूम की ओर चला गया। उज्जवल बोला, ये कर या ना करे, मैं तो इसे कैसे भी करके हमारे क्लब में शामिल करके ही दम लूंगा ताकि हमारा डायमंड क्लब और भी आगे बढ़ सके। वहीं चेंजिंग करने के बाद राघव बाकी सबों के साथ घर के लिए निकलने लगा। जैसे ही वो सभी पार्किंग एरिया में पहुंचे, सौरभ और उसके साथी वही उसका इंतजार कर रहे थे। राघव को फाइनली पार्किंग एरिया में आता देखकर सौरभ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, वहीं अहाना बड़े ही प्यार से राघव की ओर देखे जा रही थी। वो दोनों ही इस वक्त सौरभ के लग्जरियस लैम्बोर्गिनी कार के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही राघव और उसका साथी वहां पर पहुंचे, दोनों ही कूदकर राघव की ओर बढ़ने लगे। राघव ने एक नजर उनकी ओर देखा, फिर अपनी बाइक की चाबी निकालकर अपने बाइक के ऊपर बैठ गया और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। ये देखकर सुदेश बोला, भाई इस भैया को अपनी बातों में लाना इतना आसान नहीं लगता है, लगता है हमें इसके लिए और भी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। सौरभ अपना कंधा उचकाते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस भैया के साथ ट्रेनिंग लेकर ही रहूंगा। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या उज्जवल राघव को अपने डायमंड क्लब में ज्वाइन करने का सपना पूरा कर पाएगा? आखिर कौन है ये हैवी जो राघव के ड्राइविंग स्किल को देखकर इतना मदहोश हो गया था कि उसने राघव को अपने क्लब में ज्वाइन करने का खुला इन्विटेशन दे दिया? क्या राघव सौरभ को अपनी रेसिंग ट्रिक सिखाएगा या फिर वो ऐसे ही सौरभ को इग्नोर करता रहेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH57 राघव की इंफॉर्मेशन। सौरभ ने ठान लिया था कि वो अब कैसे भी करके राघव को अपना गुरु बनकर ही रहेगा, इसलिए जैसे ही राघव अपने दोस्तों के साथ अपने घर के लिए निकला, सौरभ ने भी अपनी कार स्टार्ट करके उसके पीछे अपनी स्पोर्ट्स कार दौड़ा दी। अहाना बोली, तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हम भैया की ऐसी जासूसी नहीं कर सकते हैं, अगर उन्हें पता लगा तो उन्हें बुरा लग सकता है। सौरभ अहाना की ओर देखते हुए बोला, अहाना तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे बाइक रेसिंग करना कितना पसंद है, और जब मुझे इतना बढ़िया ट्रेनर मिलने वाला है तो मैं उसे ऐसे जाने कैसे दे सकता हूँ? मैं भैया के सामने हाथ जोड़ लूंगा, उनके पांव पकड़ लूंगा, लेकिन कैसे भी करके मुझे भैया की वो ट्रिक सीखनी ही है, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही पापड़ बेलना ही क्यों ना पड़े। सौरभ को इतना जिद करता देखकर आना कुछ नहीं बोली और सामने की ओर देखने लगी, जहां राघव निशांत के साथ अपने घर की ओर बढ़ जा रहा था। कुछ देर बाद निशांत ने राघव को बाय किया और कृष्णा कॉलोनी के अंदर चला गया। राघव को एक कॉलोनी के अंदर ज्यादा देखकर सौरभ ने अपनी स्पोर्ट्स कार साइड में पार्क किया और दूर से राघव को अंदर जाते हुए देखने लगा। तो भैया इस सोसाइटी में रहते हैं? सौरभ बोला और टहलते हुए कृष्णा कॉलोनी के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास चला गया। फिर उसने सिगरेट जलाए और मुस्कुराते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर बोला, हेलो अंकल, नमस्ते। सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले तो सौरभ को ऊपर से नीचे की ओर देखा, फिर उसके हाथ में पड़े सिगरेट की ओर उसे भी सिगरेट पीने का काफी तलब हो रही थी, इसलिए उसने अगल बगल देखा और सौरभ के हाथों से सिगरेट लेकर काश लगाते हुए बोला, हम बोलो भाई क्या काम है? सौरभ कॉलोनी की ओर देखकर इशारा करते हुए बोला, ये जो बाइक वाला भैया अभी अभी कॉलोनी के अंदर गया है, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मेरा मतलब है कि उनका नाम क्या है और वो करते क्या है? सौरभ की बातों को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दोबारा उसे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा, फिर सिगरेट का काश लगाते हुए बोला, हम तो क्या तुम्हें भी उनकी बाइक खरीदनी है? ये सुनकर सौरभ बोला, नहीं बस उनके बारे में कुछ जानना है।
वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी कॉलोनी के अंदर रहने वाले इंसानों की डिटेल्स नहीं बताता है, लेकिन सौरभ की अमीरी को देखकर उसे लालच होने लगी, इसलिए उसने अपने हाथों की ओर इशारा किया, जिसे देखकर सौरभ ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 2000 की एक नोट निकली और सिक्योरिटी गार्ड को थमा दिया। सिक्योरिटी गार्ड बोला, उनका नाम राघवेंद्र सिंह है। कुछ ही महीने पहले ही ओबरॉय कॉर्पोरेशन में उनका नौकरी लगा है। वो अपने दीदी जीजाजी और एक भतीजा के साथ कुछ ही महीने पहले इस कॉलोनी में रहने के लिए आया है, लेकिन तो मैं उसके बारे में क्यों जानना है। सौरभ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और 1 और 2000 की नोट निकालकर उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में थमते हुए बोला, अंकल आप आम खाए ना, गुटिया क्यों गिरना है। 1 और 2000 नोट को देखकर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे 2000 की नोट को भी ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम जो कुछ भी मुझे जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सौरभ बोला, तुम्हें उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है। सिक्योरिटी गार्ड बोला, मुझे यहाँ की सभी लोगों के बारे में पता है, आप इसके बारे में भी पूछना चाहते हैं मैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बता सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जिस बारे में जानना चाहते हैं मुझे जितना पता है राघवेंद्र जी का ऐसा कोई बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है। उसका जीजा जी एक डॉक्टर है, उनकी वाइफ हाउसवाइफ और उनका बेटा अभी नर्सरी में पढ़ाई कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की बातों को सुनकर सौरभ को इतना तो समझ में आ गया था कि सिक्योरिटी गार्ड के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे जानकर उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ थपाया और वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। सिक्योरिटी गार्ड भी मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटी करने लगा। वही कॉलोनी के अंदर जैसे ही राघव की बाइक की आवाज आई, सभी लड़कियां तितलियों की तरह अपनी अपनी बालकनियों में आकर मां रहने लगे। वही ना जाने क्यों आज पर एक और शख्स भी राघव को देखने के लिए अपने बालकनी में चली आई थी। यह कोई और नहीं बल्कि नायरा थी। उसे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन जैसे ही राघव की बाइक कृष्णा कॉलोनी के अंदर पहुंची वो दौड़ते हुए अपने बालकनी में चली आए और राघव को देखने लगी। वही बाकी सभी लड़कियां तो पहले से ही राघव की दीवानी थी, इसलिए जैसे ही राघव की बाइक कॉलोनी के अंदर पहुंची वो सभी दौड़ते हुए बाहर आ गए। ऋतु जो इस वक्त अपनी मां के साथ उनकी सहेली के घर से आ रही थी, राघव को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मां अब घर जाए, मैं राघवेंद्र जी से मिलकर आती हूँ। ये बोलकर वो दौड़ते हुए राघव के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं बाकी सभी लड़कियों ने जब ऋतु को राघव के सामने देखा तो वह सभी भी अपनी अपनी गौर से निकलकर दौड़ते हुए कॉलोनी के कंपाउंड में पहुंच गई। अमाया जो नायरा के साथ ही बालकनी में खड़ी हुई थी, सभी लड़कियों को ऐसे राघव के आगे पीछे मंडराते हुए देखकर बोली, मैंने ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा है। एक अकेले लड़के के ऊपर पूरी की पूरी कॉलोनी की लड़कियां ही फिदा है। मानना पड़ेगा, लेकिन इस लड़के ने तो अपने पीछे पूरी लड़कियों को ही पागल बना कर रखा है। नायरा अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए सामने की ओर देखते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी का तो दिल दुखाना ही है। नायरा की बातों को सुनकर अमाया उसकी ओर देखने लगी, लेकिन नायर ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं लाया और मुस्कुराते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया, दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद नायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं इस बारे में अमाया को भी पता चल चुका था। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की कभी बाज नहीं आएगी क्या? क्या उसे पता नहीं है वह अपनी जिस्म की सौदा करके जो मुकाम हासिल करना चाहती है, एक दिन उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी अपने जिस्म का सौदा करना पड़ सकता है। नायरा अपने हाथों में पड़े अपने मोबाइल की ओर देखे जा रही थी, जहां पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भेजा गया था, जहां ये लिखा गया था कि उसकी ऐसी बेतुकी हरकतों की वजह से उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सचदेव था। ये देखकर तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका गुस्सा ठंडा भी हो गया। अमाया बोली, हमें इस अगस्त्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा ही पड़ेगा, वरना क्या पता तुम्हारे आने वाले हर एक प्रोजेक्ट पर भी अपना ऐसे ही जल लगा कर तुमसे तुम्हारा प्रोजेक्ट ही छीन ले। इस पर भी नायर ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस छत की ओर देखने लगी। उसने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स को अपने नाम पर किया था वो अपने बलबूते पर किया था, लेकिन कुछ लोग कैसे भी हैं जो अपनी जिसकी नुमाइश करके ऊंचाई की मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। तभी उनके अपार्टमेंट का दरवाजा बजने लगा। शायद कोई उनके दरवाजे के बाहर आया हुआ था। अमाया ने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो सामने मंडिका खड़ी हुई थी और शायद उसने अपने हाथों में कुछ पड़ा हुआ था। अमाया ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मंडिका मुस्कुराते हुए अंदर चली आए और अपने हाथों में पड़े एक बर्तन को सामने के टेबल पर बना दिया। मंडिका बोली, मुझे पता है आप लोग आज ही हमारे कॉलोनी में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए शायद आप लोगों ने आज कुछ नहीं बनाया होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आप लोगों के लिए डिनर बनाकर ले आऊं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ बना रखा था। ये बोलकर मंडिका उनके लिए खाना परोसने लगी। ये देख नायरा बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में परोस कर खा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने हमारे लिए इतना सोचा, वरना कोई अपनी नई पड़ोसी के लिए इतना कुछ कैसे सोच सकता है। नायरा की बातों को सुनकर मंडिका मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं है, आप लोग डिनर करिए, वैसे भी मैंने घर में सभी डिनर देकर ही यहाँ पर आई हुई हूँ। अमाया नायरा की ओर देखने लगी। नायर ने भी उसे इशारा करके अपने गार्डन हाँ में हिला दिया। इसके बाद दोनों ही डाइनिंग टेबल में बैठकर और मंडिका उन दोनों को खाना परोसकर वहीं एक चेयर पर बैठ गई। नायरा को पहले तो खाना खाने का एक भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही खाने की खुशबू उसके नाक तक पहुंची उसे अपने आप को कंट्रोल करने में भी मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोच चम्मच उठाया और खाना खाने लगी। अमाया तो नायरा से पहले खाना खाना शुरू कर दिया था, जिसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने अब तक कितना ही खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद तीनों ही सोफे में बैठकर बातें करने लगे।
अमाया खाने की तारीफ करते हुए बोली, सच में भाभी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, क्या आप एक कुक हैं? अमाया की बातों को सुनकर नायरा उसे घर कर देखने लगे, इस वजह से आया ने अपना मुंह बंद कर दिया। वहीं उसकी बातों को सुनकर मंडिका हंसते हुए बोली, नहीं मैं कोई कोक नहीं हूं, मैं ये सब कुछ घर में रहकर ही बनाना सीखा है और कुछ इंटरनेट से भी, लेकिन प्रोफेशनल शेफ जैसे टेस्टी तो मैं नहीं बन सकती हूँ। नायरा बोली, नहीं भाभी आप वाकई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मैं बड़े बड़े होटल और 5 स्टार्स में भी डिनर किया है, लेकिन अब जैसे टेस्ट कहीं जगह पर नहीं है। सच ही कहते हैं लोग, प्यार से बनाया हुआ खाना और होटल में बनाया हुआ खाना दोनों में ही काफी अंतर होता है। ये सुनकर मंडिका मुस्कुरा दी और अपने साथ लाए हुए सभी सामानों को समेटते हुए बोली, ठीक है आप लोग आराम करिए, वैसे भी काफी रात हो चुके हैं, मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। नायरा अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, डिनर के लिए थैंक यू भाभी। मंडिका बस मुस्कुरा दी और अपने कमरे के अंदर में जाकर लेट गई। उसे न जाने क्यों आज पर किसी की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखकर कहा, अभी कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे पास आजा, अब तुमसे दूरी ये जुदाई सह नहीं जा रही है। देखो मैं तुम्हारा इंतजार 2 सालों से कर रहे हैं, प्लीज अब तो मुझे इतना मत रुलाओ। अब तुमसे ये दूरियां सह नहीं जा रही है, प्लीज मेरे पास वापस लौट जाओ। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू छलक उठी और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह राघव इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजे की खटखटाना की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे राघव की तंद्रा टूटी और वो दरवाजा खोलने के लिए चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोल सामने अपने जीजा जी को देखकर बोला, क्या बात है जीजा जी, आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में? कुलदीप घड़ी देखते हुए बोला, साले साहब जरा एक बार घड़ी तो देख लो, सुबह के 6 बजे बजने वाले हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। अपने जीजा जी की बातों को सुनकर राघव की आंखें बड़ी हो गई। उसने मुड़कर अपनी अलार्म की ओर देखा तो सुबह के 12 बजे बज रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, माफ कीजिएगा जीजा जी, लगता है मेरी घड़ी का बैटरी डाउन हो गया, इसलिए मुझे उठने में लेट हो गई, वरना अलार्म की आवाज को सुनकर मैं उठ ही जाता हूँ। फिर राघव उबासी लेते हुए बोला। तभी मिस्टर घोसले उनके घर के अंदर आए और उन्होंने राघव की ओर देखकर बोला, बेटा राघव, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? मिस्टर घोसले को अपने सामने देखकर राघव ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। जवाब में मिस्टर घोसले ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। फिर उनकी नजरें कुलदीप के ऊपर गए, उन्होंने कुलदीप को भी गुड मॉर्निंग विश किया। राघव बोले, जी अंकल बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अब क्या होने वाले इस कहानी में? आखिर क्या बात हो गई थी कि इतनी सुबह सुबह मिस्टर घोसले राघव से मिलने के लिए आए हुए थे? आखिर कौन है ये अभी, जिसे याद करते हुए नायरा अपनी आंसुएं बहा रही थी? क्या सौरभ राघव को अपना ट्रेनर बन पाएगा? आखिर क्या होने वाला इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफ पॉकेट नोवेल पर। CH58 आंसू की कीमत। मिस्टर घोसले को इतनी सुबह सुबह अपने घर में देखकर एक पल के लिए तो कुलदीप भी चौंक गया था, क्योंकि जब तक कोई जरूरी काम नहीं आ जाता घोसले की किसी के घर पर नहीं जाते हैं, ये तो सभी जानते थे। इसलिए आज इतनी सुबह सुबह घोसला जी को अपने घर में देखकर कुलदीप को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसने कहा, क्या बात है, आज आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर, कुछ काम था क्या? राघव भी सवालियों नजरों से मिस्टर घोसले की ओर देखे जा रहा था। उसे भी जानना था कि आखिर ऐसा क्या काम आज पड़ा था कि उन्हें सुबह सुबह उनके घर पर आने का कष्ट उठाना पड़ा। कुलदीप की बातों को सुनकर घोसले जी बोले, आप दोनों बाहर लिए, आप दोनों को ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं आज आप लोगों के घर पर इतनी सुबह सुबह क्या करने के लिए आया हूँ। घोसले जी की बातों को सुनकर राघव और कुलदीप दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर उनके साथ बाहर निकल आए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, सामने की भीड़ को देखकर राघव बोला, क्या बात है, सब मेरे बाइक के सामने इतना भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? बेटा तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते कि ये सभी अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हारा बाइक को ही क्यों चूरे जा रहे हैं? मिस्टर घोसले की बातों को सुनकर अब राघव को इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो सामने जाकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उसकी बाइक के ऊपर पड़ी, उसका पांव वहीं पर रुक सा गया। कुलदीप की भी नजरें जैसे ही राघव के बाइक के ऊपर पड़ी, उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुलदीप चौंकते हुए बोला, ये किसने किया? राघव की आंखें तो अपनी बाइक की हालत को देखकर ही जम सी गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके बाइक को तोड़ दिया है। जब उसने बीते रात को अपनी बाइक को इस जगह पर पार्क करके घर के अंदर गया था, तब उसकी बाइक बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ तक कि सनशाइन 7 स्टार होटल से लौट के बाद भी उसका बाइक बिल्कुल सही सलामत था, तो फिर यहाँ पर आने के बाद उसकी बाइक की हालत ऐसे कैसे खराब हो गई? वहीं राघव के चेहरे का रिएक्शन को देखकर कॉलोनी के सभी लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। उन्हें राघव का ऐसा चेहरा देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। उसने आटे के साथ ही कॉलोनी के सभी लड़कियों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन अब जब उसकी बाइक का हालत ऐसा हो गया है, उसका चेहरा देखने लायक था। तभी मंडिका भी वहां पर आए और जैसे ही उसकी नजरें राघव के बाइक के ऊपर गई, जो कि इस वक्त किसी बंगार से काम नहीं दिखाई दे रहा था, ना चाहते हुए भी उसके आंखों में आंसू छलक उठे। उसकी नजरें राघव के ऊपर पड़ी, जो इस वक्त भले ही शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन मंडिका उसकी हालत को अच्छी तरीके से समझ रही थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे मनो राघव को होश आया। उसने मंडिका की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। ये देखकर राघव उसके आंखों से बहने वाले आंसुओं को पहले ही रोक दिया और उससे प्यार से कहा, दिया आप रो क्यों रही हैं? राघव की आवाज को सुनकर कुलदीप की नजरें भी मंडिका के गई, जिसके आंखों से अब आंसू निकलना शुरू हो गए थे। मंडिका रोते हुए ही बोली, ये तुम्हारी बाइक की हालत किसने की?
मंडिका को ऐसे बच्चों की तरह रोता देखकर राघव उसे गले लगाते हुए बोला, दी आप रो क्यों रही हैं? ये एक बाइक ही तो था, इसमें रोने वाली कौन सी बड़ी बात है? मंडिका रोते हुए बोली, लेकिन ये इतनी महंगी बाइक और ऐसे बाइक को खरीदने के लिए एक मिडिल क्लास वाले इंसानों को सालों लग जाते हैं और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो आगे कुछ बोल पाती। राघव उसे शांत करते हुए बोला, दिया आप रोइए मत, ठीक है? आप लोगों के लिए तो ऐसी 1000 बाइक कुर्बान है और इस बाइक की कीमत से ज्यादा आपकी आंसू की कीमत है, ठीक है ना? इसलिए रोना बंद करिए। बात रही मेरे इस बाइक की, तो मैं उसे इंसान का पता जरूर ही लगा कर रहूंगा जिसने मेरी बाइक की ऐसी हालत की। और मैं आपसे वादा करता हूँ दी, जिसने मेरी बाइक की ऐसी हालत की, मैं उसकी हालत इससे भी बुरा करूंगा। राघव की बातों को सुनने के बाद भी मंडिका के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वहीं कॉलोनी के सभी लड़के राघव के इस गुस्से वाले रूप को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने इससे पहले राघव का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि राघव अंदर से कैसा इंसान है। उन्होंने तो सिर्फ उसका बाहर वाला ही रूप देखा था। कुलदीप मंडिका को मनाते हुए घर के अंदर ले गया। वहीं राघव ने किसी को कॉल लगाकर वहां पर बुलाया। इसके बाद उन लोगों ने उसके बाइक को टो करके वहां से लेकर चले गए। अब तक राघव को इस बारे में पता तो चल चुका था कि यह सब कार नामे करने वाले कोई कॉलोनी का इंसान ही है, लेकिन कौन, इसके बारे में राघव अभी पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया है। लेकिन ये काम उसके लिए इतना कठिन भी नहीं है, इसलिए वो शांत होकर वहां से अपने घर के अंदर जाने लगा। तभी एक लड़की की आवाज ने उसके बढ़ाते हुए कदम को रोक दिया। जैसे ही राघव पीछे मुड़, सामने एक जानी पहचानी लड़की खड़ी हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि माहेश्वरी ही थी। महेश्वरी को इतनी सुबह सुबह कृष्णा कॉलोनी में देखकर राघव हैरान था, क्योंकि उसे भी इस बारे में पता चल चुका था कि माहेश्वरी यहाँ पर नहीं रहती है, बल्कि वो रमेश शास्त्री जी की मेहमान है, जिस वजह से वो यहाँ पर घूमने के लिए आती जाती रहती है। राघव उसकी ओर देखकर बोला, मैडम आप यहाँ पर? महेश्वरी को वहां पर देखकर सभी लड़के लड़कियां जलन भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि भले ही वो उनसे बातें नहीं करती थी, लेकिन वो राघव से जरूर बात करती थी और राघव भी उससे बातें करने में ना नुक्कड़ नहीं करता था, जिसे देखकर लड़कों को भी राघव से जलन होती थी। कितनी खूबसूरत लड़की उन्हें छोड़कर कुछ महीने पहले आए इस लड़के से बातचीत करती है। माही को वहां पर देखकर सोनू फुसफुसाते हुए बोला, भाई कहीं इसने अपनी बाइक की हालत को देखकर इस पुलिस वाली को यहाँ पर तो नहीं बुलाया है? जहांगीर बोला, देख भाई ऐसा मत बोल, मुझे पुलिस वालों का नाम सुनकर ही घबराहट होने लगती है और ये तो बहुत ही खतरनाक पुलिस वाली है। मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कैसे ये गुंडों को मारती पिटती है। जहांगीर की बातों को सुनकर गोपाल बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? तुम लोग बस अपने चेहरे का एक्सप्रेशन मत बदलना, जैसे हो वैसे ही रहना, लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। अगर इन दोनों में से किसी को हमारे ऊपर शक हो गया ना, तो हमारा खैर नहीं। ये बोलकर पांचों वहां से रफू चक्कर हो गए। माहेश्वरी सुबह सुबह इतनी भीड़ देखकर राघव से बोली, क्या बात है राघवेंद्र जी, आज कॉलोनी में इतनी सुबह सुबह भीड़ क्यों लगी है? कुछ हुआ है क्या? राघव माहेश्वरी की बातों का जवाब दे पाती उससे पहले ही मोहिनी बोली, मैडम जी किसी ने राघवेंद्र जी के बाइक तोड़ दिया है, जिस वजह से आज कॉलोनी के कंपाउंड में इतना भीड़ है, वरना अभी तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए होते। मोहिनी की बातों को सुनकर माहेश्वरी अगल बगल देखने लगे, लेकिन राघव जहां अपना बाइक पार्क किया करता था वहां पर उसकी बाइक नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसने राघव की ओर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, मानो वो उससे पूछ रही हो कि क्या ये लड़की जो बोल रही है वो सच है। राघव ने भी बिना नानुकुर किए बिना अपना सिर हाँ में हिला दिया। माहेश्वरी बोली, आपने पुलिस कंप्लेंट किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो आप अभी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त है मंजीत, वो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता है। माहेश्वरी की बातों को सुनकर ऋतु तंज करते हुए बोली, क्यों, तुम भी तो एक पुलिस ऑफिसर हो ना? क्या तुम इस केस को हैंडल नहीं कर सकती, या फिर तुम नाम के लिए ही सिर्फ तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? बाकी लड़कियां भी पीछे कहां हटाने वाली थी, उन्हें तो बस एक मौका चाहिए होता है राघव के आसपास भटकाने वाली लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए। मानसी बोली, अरे ये सिर्फ एक नाम की पुलिस वाली है, बस ये सब इसकी बस की बात नहीं है। करीना बोली, सही कहा तुमने, ये जैसे लड़कियों को बस पुलिस की वर्दी पहनकर इधर उधर मटकने का शौक होता है, और जब कोई भी कैसे उनके हाथ पर आ जाता है तब उसे कैसे को सॉल्व करने के लिए वो हफ्तों लगा देती है। उन सभी लड़कियों की बातों को सुनकर महेश्वरी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती है। अगर डिपार्टमेंट वालों ने उसे 2 महीना के लिए सस्पेंड नहीं किया होता तो वह अभी अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उन लड़कियों की भेज में उतार देती। उसने राघव की ओर देखकर कहा, माफ कीजिएगा राघवेंद्र जी, लेकिन मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। माहेश्वरी की बातों को सुनकर राघव को शौक लगा, लेकिन बाकी सभी लड़कियां तो उसकी बातों को सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगी। उन्हें लग रहा था कि माही इस केस को अपने हाथों में न लेने के लिए बहाना बना रही है। राघव उन सभी लड़कियों को घूर कर देखने लगा, जिस वजह से सभी लड़कियां साथ हो गई। फिर उसने माहेश्वरी की ओर देखकर बोला, क्या कहा आपने? आपको पुलिस डिपार्टमेंट ने 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्यों? आप तो एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर है, ऐसे में आपको उन लोगों ने सस्पेंड क्यों किया? माहेश्वरी एक नजर उन लड़कियों की ओर देखी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, राघवेंद्र जी आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले मैं आपके साथ ही यहाँ से पुलिस स्टेशन की ओर गई थी। राघव अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, उसे रात को मैंने ही आपको यहाँ पर ड्रॉप किया था, फिर अगले दिन मैंने ही आपको पुलिस स्टेशन छोड़कर गया था। माहेश्वरी बोली, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको पता है उस दिन दिल्ली के शहरों में क्या हुआ था। काशी अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। ये सुनकर सबकी नजरें उसकी तरफ चली गई।
माहेश्वरी उसे देखकर बोली, अच्छा जरा बताओ क्या पता है तुम्हें। काशी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं उसे दिन घर में ही थी जब मुझे इस बारे में खबर मिला कि दिल्ली के दो बड़े गैंग आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें गोलीबारी भी हुई। पुलिस वालों ने उन दोनों गैंग के लोगों को समझने की कोशिश की लेकिन कोई भी समझ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, फिर भी कोई फर्क नहीं हुआ और उल्टा गुंडों ने ही उन पुलिस वालों के ऊपर पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा था। काशी की बातों को सुनकर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने जो कुछ भी बताया वो सिर्फ आधी है, आगे की बात मैं बताती हूँ। फिर उसने राघव की ओर देखकर कहा, उस वक्त सिचुएशन ऐसी पड़ गई थी कि हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया था कि तभी उन लोगों ने 2 बम ब्लास्ट किया है, जिसमें हमारे कई पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं। एक गुंडा अपने हाथों में बंदूक पड़े हमारे एक ऑफिसर्स को जान से मरने ही वाला था कि मैं उसके ऊपर गोली चला दी और वह वहीं पर मर गया, जिस वजह से डिपार्टमेंट वालों ने मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। माहेश्वरी के मुंह से जान से मारने वाली बातों को सुनकर सभी लड़कियां आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगी। उनके सामने अगर किसी को चोट लग जाती है तो उन्हें चक्कर आने लगती है, लेकिन यहाँ पर तो माहेश्वरी ने किसी को जान से ही मार दिया था। अब जिन लड़कियों ने उसके पुलिस ऑफिसर होने पर मजाक उड़ाया था वो सभी पीछे हटने लगे। उन्हें डर था कि कहीं माही गुस्से में आकर उन्हें भी गोली ना मार दे। अब क्या होने वाला इस कहानी में? क्या राघव इस बारे में पता लग पाएगा कि आखिर किसने उसके बाइक तोड़फोड़ किया है? आखिर माहेश्वरी इतनी सुबह सुबह कृष्णा कॉलोनी क्या करने के लिए आई हुई थी? क्या नायरा अगस्त्य से अपनी प्रोजेक्ट वापस ले पाएगी? आगे की कहानी को जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH59 आकांक्षा और राघव। माहेश्वरी की बातों को सुनकर सभी लड़कियां चौंक गई और डर के मारे पीछे हटने लगी कि कहीं गुस्से में आकर वो लड़की उन्हें ना गोली मार दी। उन्हें ऐसे पीछे हटा देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर उसने माहेश्वरी की ओर देखकर कहा, वो सब छोड़िए, आप इतनी सुबह सुबह कृष्णा कॉलोनी में? माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अभी मैं 2 महीने के लिए फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शास्त्री जी के घर पर रहकर कुछ संगीत की धुन ही सीख लो, इसलिए मैं सुबह सुबह ही यहाँ चली आई। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ लोगों ने आपकी बाइक को खराब कर दी। अगर मैं इस वक्त ड्यूटी पर होती तो जरूर इसे अपनी तरीके से लेती। राघव बोला, कोई बात नहीं है, आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर राघव वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बाकी सभी लड़कियां भी माहेश्वरी को घूरते हुए वहां से चली गई। सुधा माहेश्वरी के पास आकर बोली, माही दीदी आप तो अकेले आए हैं क्या? आपका सामान कहाँ है? माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ऑटो ड्राइवर को सामान घर पर पहुंचने के लिए बोल दिया था। ये सुनकर सुधा कुछ नहीं बोली और उसके साथ अपनी अपार्टमेंट की ओर चली गई। राघव जैसे ही अपने घर के अंदर आया, मंडिका को अभी भी उदास देखकर राघव उसके पास चला गया। कुलदीप ने राघव को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने उससे कहा, लो साले साहब, अब आप अपनी बहन को समझाओ क्योंकि ये तो मेरी बात नहीं मान रही है। कुलदीप को राघव से शिकायत करता देखकर मंडिका ने मुंह बना लिया। राघव अपनी बहन के पास जाकर बैठ गया और बोला, दीदी आप सबसे पहले तो रोना बंद करिए, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मंडिका बोली, लेकिन तुम्हारे बाइक के साथ ये सब किसने किया है? तुमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो फिर कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हारा बुरा चाहता है? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बहन की आंखों से बह रहे आंसुओं को पहुंचने लगा। फिर सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद राघव ने निशांत को कॉल लगाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा। फिर उसने उसकी खैरियत लेने के बाद शिवम के बारे में पूछा। जब दोनों से बातचीत हो गई तो उसने एक राहत भरी सांस ली। पिछले दिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से दोनों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। वैसे भी उन दोनों ने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ सहा नहीं था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब होने की ज्यादा चांसेस थी। जैसे ही उसने कॉल रखा उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो श्वेता उसे कॉल कर रही थी। ये देखकर उसने तुरंत ही कॉल उठा लिया। सामने से श्वेता बोली, हेलो राघवेंद्र, कहाँ हो तुम? राघव बोला, मैडम मैं अभी ऑफिस जाने के लिए ही तैयार हो रहा हूँ, बोलिए ना, कुछ काम था क्या? श्वेता बोली, नहीं ज्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या तुम आते वक्त जैन कॉर्पोरेशन से एक फाइल ला सकते हो? दरअसल पिछले प्रोजेक्ट का किया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके पास ही रह गया था, जो कि हमें अब जरूरत पड़ रही है, तो क्या तुम आते वक्त उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हो? राघव बड़े ही शांत लहजे में बोला, ठीक है मैडम, आप बेफिक्र रही हैं, मैं अभी जैन कॉर्पोरेशन के लिए निकलता हूँ। ओके राघवेंद्र, थैंक यू सो मच। ये बोलकर श्वेता ने कॉल कट कर दिया। राघव के पास अब उसकी बाइक नहीं था, इस वजह से उसने तुरंत अपने आप को तैयार किया और रिक्शा पकड़कर जैन कॉर्पोरेशन की ओर निकल गया। जैसे ही राघव कॉलोनी के कंपाउंड में पहुंचा उसकी मुलाकात नायरा से हो गई। नायरा जो इस वक्त अपनी ऑफिस जा रही थी, उसकी नजरें राघव के ऊपर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसने राघव के पास आकर कहा, राघवेंद्र जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? राघव को वैसे तो किसी से लिफ्ट लेना पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त उसे काफी लेट हो रहा था, इसलिए उसने कहा, जी शुक्रिया। ये बोलकर वो उनके साथ उनकी कार में बैठकर कृष्णा कॉलोनी से निकल गई। अमाया पीछे मुड़कर राघव की ओर देखते हुए बोली, आपको कहाँ उतरना है? अगर आप हमें बता देंगे तो ड्राइवर को आसानी होगी। अमाया की बातों को सुनकर राघव बोला, मुझे जैन कॉर्पोरेशन के बाहर छोड़ दीजिएगा। राघव की बातों को सुनकर अमाया उससे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन नायरा ने उसे शांत रहने को कह दिया, जिस वजह से अमाया ने ड्राइवर को जैन कॉर्पोरेशन की ओर गाड़ी मोड़ने के लिए कह दिया।
दरअसल जैन कॉरपोरेशन उनकी डायरेक्शन से उल्टी दिशा में थी, जिस वजह से अगर वो अभी जैन कॉरपोरेशन की ओर जाएंगे तो उन्हें अपनी कंपनी में पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जो कि उनके कंपनी के बॉस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अमाया नायरा की बातों को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए दोनों ही साथ गाड़ी में बैठकर जैन कॉरपोरेशन की ओर जाने लगे। नायरा, जो कब से राघव से बात करने की कोशिश कर रही थी, उसकी नजरें उसकी आइडेंटिटी कार्ड पर पड़ी जहां पर ओबरॉय कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। ये देखकर नायरा हिचकिते हुए बोली, राघवेंद्र जी, आप तो ओबरॉय कॉरपोरेशन में काम करते हैं ना, तो आप इस वक्त जैन कॉरपोरेशन में क्या करने के लिए जा रहे हैं? नायरा की बातों को सुनकर अमाया शक भरी नजरों से राघव की ओर देखने लगी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। पर राघव की नजरें काफी तेज थी, उसने अमाया की नजरों को बाप लिया था, इसलिए उसने नायरा की ओर देखकर कहा, दरअसल मुझे वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाने के लिए जाना है, उसके बाद ही मैं अपनी कंपनी के लिए जाऊंगा। नायरा ने बस हम में जवाब दिया और उनके गाड़ी के अंदर खामोशी पसर गई। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी जैन कॉरपोरेशन की में गेट के बाहर खड़ी हुई थी। नायरा राघव की ओर देखकर बोली, लीजिए आपका मंजिल आ चुका है। राघव ने खिड़की से बाहर देखा, फिर उन दोनों को शुक्रिया बोलकर वहां से जैन कॉरपोरेशन के अंदर चला गया। अमाया बोली, मैडम, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, हमें अभी निकलना होगा, वरना उसे अगस्त्य की बच्ची पता नहीं और क्या गुल खिला देगी। अमाया जाते हुए राघव को प्यार से निहार जा रही थी, पता नहीं पर जब भी वह राघव को देखते उसे अपनापन का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही अमाया ने अगस्त्य का नाम जिक्र किया, उसकी आंखें सिकुड़ गए। उसने कहा, ठीक है, चलो। वहीं राघव कंपनी के एंट्री गेट में ही खड़ा हुआ था, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर जा रहे थे उन सभी का चेकिंग हो रहा था और बिना आइडेंटिटी कार्ड के उन्हें अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने राघव को वहीं पर रोक रखा था। राघव को आज कंपनी जाने में पहले से ही देरी हो रही थी और अब यहाँ के प्रक्रिया को देखकर उसे नहीं लग रहा था कि वो 11 बजे से पहले अपनी कंपनी पहुंच पाएगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो हैरान हो गया। उसके सामने एक प्यारी सी बच्ची अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी हुई थी। राघव घुटने के बल बैठकर उसे बच्चों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? राघव की बातों को सुनकर वो बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, आप हर बार मेरे मम्मी पापा को क्यों ढूंढते हैं? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं अकेले घूम सकती हूँ। वैसे भी मेरे पास मेरी खुद की बॉडीगार्ड से जो मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर मुझे किस बात की घबराहट होगी? उसे बच्ची की बातों को सुनकर राघव मुस्कुरा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी पीछे से उसके कानों में दो जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी, आकांक्षा बेटा, मैं कई बार तुम्हें कहा है ना, अपने बॉडीगार्ड्स अंकल को बताए बिना कहीं मत जाना। अपने पापा की आवाज को सुनकर आकांक्षा तुरंत राघव के पीछे जाकर छुप गई। ये देखकर जयवंत और मयूरी की चाल धीमी पड़ गई, क्योंकि सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि राघव था, जिससे उनकी मुलाकात सनशाइन 7 स्टार होटल में पहले भी हो रखी थी। राघव को अपनी कंपनी के अंदर देखकर जयवंत बोला, मिस्टर राघवेंद्र सिंह, आप यहाँ पर मेरी कंपनी में? जयवंत को अपने सामने देखकर राघव एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे पता तो था कि वह पिछले दिन किसी जैन परिवार से मिला था, लेकिन कौन से जैन परिवार से, उसे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन आज जब उसने देख लिया है कि यह कौन से जैन परिवार हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। मयूरी बोली, तभी मैं सोचूं कि गाड़ी रुकते ही आकांक्षा इतनी भागी भागी क्यों आ रही थी। राघव ने आकांक्षा को अपने पीछे से निकाला और उसे अपने गोद में लेते हुए कहा, आकांक्षा, आजकल कुछ ज्यादा ही नटखट हुए जा रही है, क्यों, मैंने सही कहा ना? राघव की बातों को सुनकर आकांक्षा अपनी मम्मी पापा को चिढ़ाने लगी, जिसे देखकर दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि आकांक्षा किसी के साथ भी इतनी जल्दी नहीं खुलता है। लेकिन जब से राघव से वो मिली है, पता नहीं राघव ने ऐसा कौन सा जादू चला दिया है कि राघव को देखते ही आकांक्षा उसके पास दौड़ी चली आती है। आकांक्षा बोली, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं कहीं भी यहाँ जा सकती हूँ, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। आकांक्षा की बातों को सुनकर तीनों ही जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर आसपास खड़े सभी एम्प्लॉय उनकी ओर ही देखने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बॉस को इस तरीके से हंसते हुए नहीं देखा था, खास करके किसी अनजान आदमी के साथ। इसलिए उन्हें हैरानी हो रही थी कि उनका बॉस आज इतनी खुलकर हंस रहे थे। राघव जयवंत की ओर देखकर बोला, तो ये जैन कॉरपोरेशन आपकी है? जयवंत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर उसने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम क्या करने के लिए हमारे कंपनी के अंदर आए हो। अगर कुछ जरूरी काम था तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। राघव ने तुरंत अपनी कंपनी के एक इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में जयवंत को तुरंत बता दिया, जिसे सुनने के बाद जयवंत ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। इसके बाद असिस्टेंट ने तुरंत एक फाइल जयवंत के हाथ में थमा दिया। जयवंत राघव के हाथों में फाइल को थमते हुए बोला, आप हमारे कंपनी में पहली बार आए हुए हैं, चलिए ना एक कप कॉफी हो जाए। जयवंत की बातों को सुनकर मयूरी भी राघव को इंसिस्ट करने लगी कि वह उनके साथ चलकर कॉफी पी ली, लेकिन राघव को अपनी कंपनी जाने में काफी देर हो रही थी, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैं पहले से ही आज काफी लेट हो चुका हूँ और मेरी बाइक भी खराब हो गई है, इसलिए मुझे कंपनी जाने में काफी देर होने वाला है। मयूरी बोली, ठीक है फिर, लेकिन आपको अगली बार हमारे घर पर आना होगा और उस शाम का डिनर आपको हमारे ही घर पर खाकर जाना होगा, वरना हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। मयूरी की बातों को सुनकर राघव ने मुस्कुरा दिया। फिर उसने आकांक्षा को उनके गोद में दिया और उनसे फाइल ले लिया। फिर फाइल चेक करने के बाद उसने उनसे विदा लिया। जयवंत अपने पर्सनल ड्राइवर को राघव को उसकी कंपनी छोड़ने के लिए कह दिया। आकांक्षा राघव को जाते देखकर उदास हो गई। वो बहुत दिनों बाद उससे मिली थी, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद आज राघव उसके साथ जरूर खेलेगा, लेकिन अपने काम की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ रहा था।
फिर भी उसका चेहरा उतर गया। जब जयवंत ने अपनी बेटी को मायूस होता हुआ देखा तो उसने मयूरी की गोद से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे पुचकारते हुए कंपनी के अंदर ले जाने लगा। उधर जैसे ही नायरा अपनी कंपनी में पहुंची, अगस्त्य को अपने सामने बैठकर कॉफी पीता देख नायरा की आंखें छोटी हो गई। वही अगस्त्य की नजर भी नायरा से टकरा गई थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर भी डेविल स्माइल्स छा गई। अब क्या होने वाला इस कहानी में? आखिर क्या था उसे फाइल में जिस वजह से श्वेता को राघव को जैन कॉर्पोरेशन में भेजना पड़ा था? आखिर कैसी होगी नायरा की मीटिंग अपनी कंपनी के मैनेजर के साथ? क्या वो अपनी प्रोजेक्ट को वापस ले पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH60 भाग दौड़। जैसे ही नायरा अपनी कंपनी में पहुंची, अगस्त्य को अपने सामने बैठकर कॉफी पीता देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वही अगस्त्य अपनी मैनेजर के साथ बैठकर हंस हंसकर कॉफी पी रही थी। उसकी नजर भी नायर से मेरी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बैठकर अपनी मैनेजर से बातें किए जा रही थी। अमाया चिढ़ते हुए बोली, देखो तो कैसे अकड़ दिखा रही है, बी ग्रेड मॉडल से डायरेक्ट फिल्म एक्ट्रेस बन गई ना, इसी की गर्मी है और कुछ नहीं। इसे तो अपनी हर एक कामयाबी के पीछे उसका जिस्म ही साथ देता है, वरना यह अभी वही बी ग्रेड मॉडल के लिस्ट में टंकी हुई रहती। अमाया की बातों को सुनकर नायरा ने कुछ नहीं कहा और डायरेक्ट वहां से कंपनी मैनेजर के केबिन में चली गई। नायरा और उसके असिस्टेंट को मैनेजर के केबिन के अंदर जाते देखकर अगस्त्य की असिस्टेंट छाया मुस्कुराते हुए बोली, हूँ बहुत ही अकड़ में घूम रही थी ना, अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के चले जाने के बाद इन दोनों की अकड़ कैसे घटती है। इन लोगों ने फालतू में आपसे पंगा ले लिया है मैडम, अभी नहीं पता चलेगा आपसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अगस्त्य तो पहले से ही खुश थी कि जिस प्रोजेक्ट को नायरा करने वाली थी उसे अब वो करने वाली थी। उसने अपने असिस्टेंट छाया की ओर देखकर बोली, ज्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है, हमें अभी मैनेजर की कोई डिसीजन नहीं आई है और हम उनके डिसीजन लिए बिना कुछ नहीं कर सकते। छाया बोली, लेकिन मैडम डायरेक्टर सचदेव तो इस प्रोजेक्ट को आपको दे दिया है, तो फिर मैनेजर को इस बारे में हमें समझाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अगर डायरेक्ट खुद नायरा के साथ काम करना नहीं चाहते तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा और कंपनी मैनेजर की असिस्टेंट का इंतजार करने लगी। जैसे ही नायरा और अमाया मैनेजर के केबिन के अंदर गई, उसके कुछ ही देर बाद ही कंपनी मैनेजर की असिस्टेंट उन दोनों को बुलाने के लिए बाहर चले आए, जिसे देखकर अगस्त्य मुस्कुराते हुए मैनेजर के केबिन के अंदर चली गई। उन दोनों के वहां पर आ जाने के बाद कंपनी मैनेजर सेलिना गुप्ता उन दोनों की ओर देखकर बोली, जैसे कि तुम दोनों को पता है, नायरा जिस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी उसे प्रोजेक्ट के लिए अब मिस्टर सचदेव ने अगस्त्य को साइन कर लिया है। अब मुझे नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है जिस वजह से मिस्टर सचदेव ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैनेजर सेलिना गुप्ता की बातों को सुनकर अगस्त्य तंज करते हुए बोली, कुछ लोगों को बस अपनी खूबसूरती का शो ऑफ करने का शौक है, अगर वह लोग अपनी खूबसूरती का सही जगह पर इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि वह किसी भी प्रोजेक्ट से हट सकते हैं। अगस्त्य की बातों को सुनकर नायरा उससे घूर कर देखने लगी। वहीं अमाया भी पीछे कहां हटाने वाली, उसने भी अगस्त्य की ओर देखकर कहा, हाँ कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ शॉर्टकट तरीके से जीते हैं, जिस वजह से तो न जाने कितने ही मर्दों का बिस्तर गर्म करते हैं। अमाया की बातों को सुनकर अगस्त्य उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोली, तुम कहो तो अच्छा और हम कहे तो बुरा, अगर खुद पर चोट खाने की हिम्मत नहीं है तो दूसरों पर भी वार मत करो समझी, वरना क्या पता अगली बार वार करने के लिए तुम्हारा हाथ ही ना बचे। उन सब को लड़ते झगड़ता देख सेलिना बोली, यहाँ पर तुम दोनों को मैं लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, तुम दोनों के बीच जी प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा हो रहा था, उसी को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाया हुआ है। नायरा अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए मैडम, आप इसे ही दे दीजिए, वैसे भी मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ, वैसे भी इसके अलावा मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स बाकी हैं जो अभी भी चल रहे हैं और कुछ शुरू होने वाले हैं। अगर इसे इस प्रोजेक्ट पर इतना ही प्यार आ गया है तो मैं पीछे हट जाती हूँ और अगस्त्य तुम इस प्रोजेक्ट को ले सकती है, मैं कुछ नहीं कहने वाली। ये बोलकर उसने सेलिना की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेरी और वहां से चला गई। नायरा और अमाया को वहां से जाते देखकर छाया गुस्से में बोली, मैडम मुझे लगता है हमें इन दोनों का कुछ करना ही होगा, वरना ये हमें इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देगी। छाया की बातों को सुनकर सेलिना उसे कुछ नहीं बोली, क्योंकि अक्सर इस इंडस्ट्री में कई सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं, किसी का नसीब अच्छा हुआ तो वो दूसरों को गिरकर ऊपर उठ जाती है, वरना वो खुद बर्बाद हो जाती है। उसने एक गहरी सांस लिया और अगस्त्य की ओर देखकर बोली, अब जब नायरा इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे ले रही है तो तुम्हें अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेना होगा, पर मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी कंपनी का नाम रोशन करोगी। अगर फिल्म हिट रही तो आगे चलकर तुम्हें और भी कई सारे काम मिल सकते हैं, वरना शायद ये तुम्हारी आखिरी फिल्म में भी बन सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सेलेना की बातों को सुनकर अगस्त्य ने एक नजर उसकी ओर देखा, फिर अपनी जुल्फों को सहलाते हुए बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए मैडम, मैं जरूर ही इस फिल्म में अच्छी तरीके से एक्ट करूंगी और अपनी कंपनी को आगे लेकर जाऊंगी। अगस्त्य की बातों को सुनकर सेलिना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी इस कंपनी को बाकी एक्टरों और एक्ट्रेस की तरह आगे बढ़ाओगी। सेलिना की बातों को सुनकर अगस्त्य मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, आप उसकी फिक्र मत करिए मैडम, क्योंकि मैं दोबारा इस फिल्म के बाद आपकी कंपनी में नहीं आने वाली। मैंने तो पहले ही किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्शन कर लिया है, बस इस फिल्म की रिलीजिंग होने की देरी है, उसके बाद मैं किसी और कंपनी के लिए काम करूंगी। ये मन में सोचते हुए वो सेलिना को ग्रेट करके वहां से निकल गई।
नायरा और अमाया दोनों ही पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी निकालकर कंपनी से बाहर जाने लगी कि तभी अगस्त्य और छाया उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उन दोनों को अचानक अपनी कार के सामने आता देख ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मार दिया, जिस वजह से दोनों ही आगे की तरफ झुक गए। अमाया गुस्से से ड्राइवर की ओर देखकर बोली, ड्राइवर अंकल क्या कर रहे हैं आप, जरा धीरे से गाड़ी चलाइए। ड्राइवर बोला, मैडम दो लड़कियां अचानक हमारी कार के सामने आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए मुझे ब्रेक करने पड़ी, वरना एक्सीडेंट हो जाता। ड्राइवर की बातों को सुनकर दोनों ही अपनी कार से बाहर निकले और सामने खड़े अगस्त्य और उसकी असिस्टेंट छाया को घर कर देखने लगी। अमाया चिढ़ते हुए बोली, अगर तुम्हें मरना है तो किसी और के गाड़ी के सामने जाकर मारो ना, क्या तुम्हें हमारी गाड़ी ही मिली थी सुसाइड करने के लिए। अमाया की बातों को सुनकर अगस्त्य ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और नायरा की ओर देखने लगी, जो इस वक्त उसे ही घूरे जा रही थी। अगस्त्य बोली, मेरा इतना भी बुरा वक्त नहीं आ गया है कि मैं तुम्हारी कार के सामने आकर अपनी जान दे दूं। जान तो तुम दोनों क्यों देनी पड़ेगी, जब मैं तुम दोनों से ही सब कुछ धीरे धीरे करके छीन लूंगी। तुम्हारा नाम से रुतबा सब कुछ तुमसे छीन लूंगी मैं। अगर मैं तुम दोनों को अपने घुटने के बाल भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी अगस्त्य मलवार नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य की बातों को सुनकर नायरा उसे उंगली दिखाकर साइड हटाने के लिए बोलने लगी, फिर उसने अपने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, ड्राइवर अंकल मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए अगर ये दोनों दोबारा गाड़ी के सामने आए तो बेझिझक इन्हें गाड़ी से उड़ा देना, क्योंकि ये दोनों खुद हमारे कर के सामने आए हैं। अगर इन दोनों का कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ये बोलकर उसने अमाया को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और ड्राइवर अंकल ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, अगस्त्य और छाया दोनों ही साइड हट गए। नायरा की ऐसी अकड़ को देखकर अगस्त्य ने अपनी मुट्ठी बिंच ली और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना तो मैं इन दोनों की ऐसी हालत करूंगी कि मौत भी इन दोनों को देखकर कांपने लगेगी। ये बोलकर दो ना ही अपने घर के और निकल गए। उधर राघव को आज कंपनी में काफी देर हो चुकी थी। जब वो अपनी कंपनी में पहुंचा तब सुबह के 11:30 बज चुके थे। राघव को इतना लेट आता देखकर एचआर भीष्म सचदेव उसे रोकते हुए बोला, ये कोई ऑफिस का टाइम है क्या देख रहे हो, लंच का वक्त हो चला है और तुम इस वक्त कंपनी आ रहे हो। आज की तुम्हारी आधी सैलरी कट। ये सुनकर राघव बोला, सर मुझे श्वेता में जैन कॉर्पोरेशन भेजा था एक इंपॉर्टेंट फाइल को लाने के लिए, जिस वजह से मुझे डायरेक्ट घर से जैन कॉर्पोरेशन जाना पड़ा, इस वजह से मुझे कंपनी में आने के लिए लेट हो गया। राघव की बातों को सुनकर भीष्म उसे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा, फिर उसके हाथों में पड़े फाइल की ओर देखा जिसमें उनके कंपनी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसने उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद राघव दौड़ते हुए लिफ्ट की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुला उससे पहले ही कई सारे एम्प्लॉय लिफ्ट के अंदर जा चुके थे, जिस वजह से राघव को ना चाहते हुए भी सीढ़ियां लेनी पड़ी। वो दौड़ते हुए श्वेता के केबिन के बाहर पहुंचा और उसने इजाजत मांगकर उसे फाइल को उसके हाथों में दे दिया और गहरी सांस लेते हुए अपनी टैक्स में जाकर बैठ गया। तभी उसके सामने किसी ने कॉफी का कप रखा। जैसे ही आदित्य ने सर घूमकर उसे और देख सामने प्रमिला मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आदित्य चैन की सांस लेते हुए कॉफी का कप अपने हाथों में उठा लिया और एक सिप लेने के बाद प्रमिला से कहा, थैंक यू सो मच यार, मुझे इसी की जरूरत थी। इतनी भाग दौड़ में तो सुबह का पूरा खाना पच गया है और अब मुझे दोबारा भूख लगे भी लगा है। ये बोलकर वो अपना हाथ पेट में फेरने लगा। प्रमिला उसके बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोली, वैसे एक बात बताओ राघव, तुम इतने हाफ क्यों रहे थे और आज तुम्हें कंपनी आने में इतना लेट कैसे हो गया। वो सब छोड़ो, गेटकीपर तुम्हें अंदर आने कैसे दिया वह बता मुझे, क्योंकि 9:30 बजे के बाद किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर आने नहीं दिया जाता है, तो फिर तुम कैसे अंदर टपक पड़े। प्रमिला के एक साथ इतने सवालों को सुनकर राघव उसे अपना एक हाथ दिखाकर शांत करते हुए बोला, अरे यार मुझे कम से कम शांति से काफी तो पी लेने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ ना कि आखिर आज सुबह सुबह मेरे साथ क्या हुआ है। ये कहने के बाद राघव ने 3-4 सिप कॉफी पिया, फिर प्रमिला को सुबह से लेकर अभी तक का पूरा सिचुएशन शॉर्टकट में बता दिया, जिसे सुनने के बाद प्रमिला हैरान भी थी और उसे बुरा भी लग रहा था। हैरान इसलिए कि उसे आज सुबह सुबह ही इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ी, और बुरा इसलिए क्योंकि उसका नया बाइक जिसे उसने कुछ ही दिन पहले खरीदा था, जलन में किसी ने उसकी बाइक तोड़ दी। प्रमिला बोली, राघव एक बात बताओ, क्या कॉलोनी में तुम्हारा किसी से दुश्मनी है क्या। ये सुनकर राघव तुरंत बोला, प्रमिला यार कैसी बातें कर रही हो, मैं तो कुछ ही महीना पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, ऐसे में मेरा कौन ही दुश्मन हो सकता है। ये सुनकर प्रमिला बोली, बात तो तुम्हारी भी सही है, मुझे लगता है शायद है तुम्हारी बाइक को देखकर किसी को जलन हुआ है, जिस वजह से उसने तुम्हारी बाइक की ऐसी हालत की है, पर उसे नहीं पता था क्या तुम्हारी बाइक कितनी महंगी है। अगर तुम मुझे पकड़ लेते तो इसका क्या जुर्माना देना पड़ता है उसे। लेकिन हम जब होटल से बाहर निकले तब तो तुम्हारी बाइक बिल्कुल सही थी, तो क्या कॉलोनी वालों में से ही ये किसी काम है। अब क्या होने वाला इस कहानी में, आखिर क्या जवाब देगा राघव प्रमिला के इस सवाल से। आखिर नायरा अगस्त्य की ऐसी बातों को भी सुनकर शांत क्यों है, क्या उसके मन में उनके खिलाफ कुछ चल रहा है। आखिर क्या होगा जब राघव को उन लड़कों के बारे में पता चलेगा जिन्होंने उसकी भाई की ऐसी दुर्दशा की है। जाने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रॉकी द राइज ऑफ माफिया ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।